Good evening, Jai Hind, one and all. Mahadev sir, Harika ma'am, Gangadhar sir, Pradeep Pal sir, and Sakshi ma'am. Hello, sir. Sir, Sir, good evening. Happy New Year. Same to you, sir. Happy New Year, sir, everyone. Happy New Year, sir. Happy New Year. Arey, Anil sir, how is your preparation going on? सर चल रहा है अभी तक बस कंफ्यूजन बस स्टेज में है वो। चलती का नाम गाड़ी सर। बस करते रहो, मेहनत करते रहो सही डायरेक्शन में बस। क्या ही बात, बाद में तो कौन सा जो होगा वो देखा जाएगा। अच्छी बात है सर, आपका प्रिपरेशन अच्छा हो जाए, आपको अच्छी अच्छी जॉब मिल जाए। अभी आप इंडिया यानी गुजरात में हो तो बूमिंग स्टेज पे है अभी सब कुछ। बस कर लो। सर कौन सा एग्जाम है आपका? अनिल सर, कौन सा एग्जाम है गवर्नमेंट आपका? गवर्नमेंट का प्रिपरेशन कर रहा कौन सी मगर पोस्ट के लिए? हूँ। बाद में मैडम आप ड्रग इंस्पेक्टर के तौर पे देखेंगे सर को। अरे बाप रे। तो अब इसीलिए तो सर नहीं बता रहे हैं, फिर करप्शन में उनका नाम आ जाएगा। नाइस अच्छा नाइस है मगर ऑल द सर, प्रिपरेशन करते रहिए, होता जाएगा। चलो क्या बात हैप्पी है न्यू ईयर। दिनेश सर। सेम टू यू सर, सेम टू। आपका आवाज सुना तो ऐसा लगा कि अरे आप तो है सर। सर नया साल मुबारक हो जी। अरे सर सेम टू यू। चलो बाय सर। ओके सर। सर आप वहां पर मिलते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे हम जैन लोग मिलते हैं तो जय जिनेंद्र कहते हैं, महादेव के भक्त मिलते हैं तो हर हर महादेव कहते हैं। तो दिनेश सर आप मिलते हैं तो आप क्या कहते हैं, किस भगवान को याद करते हैं? सर ऐसा हमारे यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है। गुरु जब पंजाब, गुरुद्वारा जाते हैं आप? गुरुद्वारा हाँ, क्या जाते हैं? पंजाब में नहीं, मैं मंदिर भी जाता हूँ, गुरुद्वारा भी जाता हूँ, दोनों हम्म। जगह जाता हूँ। तो वैसे मैं हिंदू हूँ जी। हम्म। बट यहाँ ये है कि पंजाब है कल्चर, वहाँ पंजाबी सत श्री अकाल बुला देते हैं। हाँ, सत श्री अकाल जी, सत श्री जी अकाल। जी जी जी। ठीक है, बाकी चंडीगढ़ में रहता हूँ, वहाँ हिंदू भी हैं। पंचकूला में मैंने अपना वो क्लिनिक कर रखा है, वहाँ हरियाणा पड़ता है, वहाँ सब राम नाम करते हैं। तो मैं सर मल्टी ओरिएंटेड पर्सनैलिटी हूँ। चंडीगढ़ वाले वाह, हमारे वो जो है तो। ना, वो चाहे पंजाब हरियाणा हिमाचल यूपी सभी लोगों के जो है वासी यहाँ पे सबसे वसनीक पोश है। एरिया है ना चंडीगढ़, वहाँ का सबसे जी रईस एरिया है चंडीगढ़ जी सर। पंजाब का। जी जी सर जी। जी, पंजाब और हरियाणा दोनों का ही कैपिटल है सर। क्या बढ़िया। जी। अखिल सर गुड इवनिंग, गंगाधर सर गुड इवनिंग, कृतिका मैडम केम छो मैडम? बरोबर। यस सर। परफेक्ट। रूबी मैडम गुड इवनिंग, प्रदीप गुड पाल इवनिंग। सर गुड इवनिंग। कोई अगर कोई मुझसे भी छूट भी गया हो तो सॉरी फॉर दैट, आई ट्राई टू कवर ऑल द नेम्स। गौरव सर गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, हैप्पी न्यू ईयर। जी सर, हैप्पी न्यू ईयर सर। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और कल मैं आपका पेपर जो है बचा हुआ उसको असेस करके दे रहा हूँ सर। कल मेरी तरफ से जो बाकी है, एक दिन दीजिएगा। चलिए आज आज रजत के सर छुट्टी टास्क पे पे। आते हैं। आज सर रजत सर अच्छा है ना छुट्टी पे, आप उसको छुट्टी लेनी भी चाहिए। दो चार चेहरे देखेगा तो एक को फाइनलाइज करेगा और क्या। ओके। नहीं नहीं है सर, कुछ नहीं है उसका। और कल पता चला आधा घंटा वो मेरे साथ ये डिस्कशन करेगा कि ये क्यों बोला था, बाकी सब कुछ ठीक है। मैंने स्टेटस भी डाला था ना, स्टार्टेड सिंगल और एंड सिंगल ऐसा कर। मैं उसको पूरा दिन चिढ़ाता रहता हूँ। जब भी फोन करता है तो बोलता हूँ कि आप बोलो मोस्ट बैचलर यूनिवर्स ऑफ दी, मोस्ट बैचलर, बैचलर ऑफ द यूनिवर्स ऐसा करके बोला था। वो बोलो बोलो सर, बस यही सुनना बाकी रह गया था और कुछ नहीं बोलते मुझे।
अच्छा लगता है सर आपके साथ? मजेदार है सर भी। अरे मेरा एक दोस्त है अभी तक सर कुंवारा है, उसको हर अच्छा है साल हम ना सर? कहते हैं भाई इस साल तो कम से कम शादी कर लियो भैया। अरे सर क्यों कहते हो ऐसा? एक बचा हुआ उसको तो बचने दो, क्या है? हाँ बचने दो। ठीक है। चल चलिए, तो 2023 का पेपर सोल्व करना है हमें। लेट्स बिगिन विद दैट, एंड आई वुड लाइक टू बिगिन विद दिनेश सर फर्स्ट। लेट मी सी माय, हाँ बस दिनेश जी सर से स्टार्ट करते हैं। दिनेश सर, जी आ, सर। मैं ही बोलूंगा, मगर आप मुझे सपोर्ट कीजिएगा कि ये सही है या गलत है, उस तरीके से हम कन्वर्सेशन करेंगे। जी सागर, हु इज एन एप्लीकेंट ऑफ एन इन्वेंशन। सागर जो एक एप्लीकेंट है इन्वेंशन का, जी ड्राफ्टेड दी स्पेसिफिकेशन। जस्ट a minute, sir. Please, sir. Sagar, who is an applicant of the invention, drafted the specification जी सर। himself and filed the patent application and asked his advocate, who is not a patent agent, to appear for the hearing. Is it allowed in accordance with the Patent Act? पहले ये क्वेश्चन सर कहना क्या चाहता है, और बिफोर लुकिंग एट द आंसर क्या हम इसका आंसर दे सकते हैं? सर सेविंग इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर पर्सन ऑथराइज टू एक्ट एज पेटेंट एजेंट। सेक्शन नंबर? वो सेविंग है प्रदीप पाल सर, सर 132 सेक्शन नंबर? 76। नहीं नहीं, सेवन 132 है। 132 है। 132। जी, सारिका मैडम भी आ गए। ओके जी, अखिल सर ने भी दे दिया आंसर, सर 132। किस कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है? 2023 मैम। ओके सर। एक्चुअली रजत सर एंड माई सेल्फ डिसाइडेड दैट कि अब जो टाइम बचा है उसमें हम 23, 24 एंड 25 ऐसे 3 पेपर को भी सोल्व करें। हाँ सही बात है सर। हाँ, ओके। सो आंसर इज यस, सी पार्ट। के एडवोकेट जा सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ, ये मैं पेपर भी दिखा देता हूँ, ये रहा पेपर 2023। ओके, 132 सर सही है। 132 सेक्शन रहेगा। और अब सर ABCD में से कौन सा आंसर रहेगा? सी पार्ट। सी पार्ट। चलिए, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सागर कैन ड्राफ्ट द स्पेसिफिकेशन एंड एडवोकेट इज अलाउड टू अटेंड द हियरिंग। एडवोकेट अलाउड है हियरिंग अटेंड करने के लिए, इवन एप्लीकेंट खुद भी अलाउड है हियरिंग अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट है प्रदीप पाल सर एंड अखिल सर एंड सारिका मैडम। आप इसके जो ब्रांचेस अगर और कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस, अगर आपके दिमाग में और भी कोई थॉट प्रोसेस आते हैं तो पूछिएगा, इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाइएगा ताकि ये यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट ना रहे, ये ओपन सिनारियो रहे पूरा। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन है और हम चुनते हैं अखिल सर को। अखिल सर, इट्स योर टर्न नाउ। स्टूडेंट ऑफ Eswari Institute of Technology invented a new stabilizer and designed a particular shape to make it attractive. एक स्टेबिलाईजर बनाया और उसे बहुत अट्रैक्टिव लुक दिया। मुझे तो वो 3 इडियट्स वाली याद आती है, वो भी उनके पास वो शादी के अंदर स्टेबिलाईजर लेके नहीं, जनरेटर लेके गए थे। They have given a name for the stabilizer as Passion. Further, they made an operating manual for the operation of the stabilizer. पहले तो उन्होंने स्टेबिलाईजर को नाम दिया पैशन,
और उसकी ऑपरेटिंग मैन्युअल भी बनाई। दे नीड आईपीआर प्रोटेक्शन फॉर एंटायर स्टेबिलाईजर। तो स्टेबिलाईजर की ये सारी चीजों के लिए उनको आईपीआर प्रोटेक्शन चाहिए। कुड यू प्लीज हेल्प देम बाय मैचिंग एग्जैक्ट लेजिस्लेशन। जो ये इन्वेंटेड स्टेबिलाईजर है अखिल सर, वो क्या होगा? सर वो पेटेंट एक्ट में जाएगा बिकॉज इट्स कम अंडर द हाँ, इन्वेंशन। जो सेप है वो किस में जाएगा? शेप जाएगा इसका मतलब, उस मतलब क्या बोलते हैं, इन्वेंटर का वो एक फीचर है तो शेप जाएगा डिजाइन में। डिजाइन और में। पेशन? पैशन इसका जाएगा ट्रेडमार्क में क्योंकि एक यूनिक नेम है, इसलिए एंड रजिस्ट्रेशन के लिए। ऑपरेटिंग मैन्युअल? ऑपरेटिंग मैनुअल जाएगा इसका कॉपीराइट में। तो आई बहुत थिंक बढ़िया। ऑप्शन बी। हम्म। तो जब हम किसी भी एक प्रोडक्ट को पूरा यूटिलाइज करते हैं, यानी बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचते हैं, तो ये सारी प्रॉपर्टीज इस तरीके से इंटरलिंक होके आईपीआर राइट्स के तौर पर रजिस्टर्ड की जाती है। एंड जैसे सर ने कहा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये अगर किसी को कहीं पर भी डाउट है तो पूछ सर सकते हैं। सर वन जी और सर। फोर, वन और फोर को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दीजिए। इन्वेंटेड स्टेबलाइजर में क्या आएगा, ऑपरेटिंग मैनुअल में एक टाइप से हम क्या रखेंगे इसके? जी सर, ऑपरेटिंग मैन्युअल जो होगा ना सर, वो कॉपीराइट के अंदर आएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग मैन्युअल में हमने प्रोसीजर लिखी है कि किस तरीके से इस स्टेबिलाईजर को यूज करना है। ओके। तो हम उसे कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्ट करवाएंगे, बट जो प्रोडक्ट है उसे हम पेटेंट करवाएंगे। तो इसी तरीके से अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कोई भी पेटेंट एजेंट बनने के बाद आपके पास कोई एक पर्सन आया बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई एक प्रोडक्ट लेके, जिसकी उनको पेटेंट करवानी है, तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद एक ओपन माइंड हो सकता है आपका कि आप उनको कहेंगे कि सर सिर्फ पेटेंट मत करवाइए, इसको एक यूनिक नाम दीजिए, जिसको ट्रेडमार्क करवाइए, इसका एक ऑपरेटिंग मैन्युअल बनाया है तो उसे कॉपीराइट करवाइए, और अगर इस प्रोडक्ट का अगर आप अपीयरेंस अच्छा करते हैं तो उसे डिजाइन के अंदर भी रजिस्टर कीजिए। सर हम अंडरस्टूड सर? पेटेंट में भी तो ये लिखते हैं ना कि वर्किंग कैसे करेगा, मेनली यही तो लिखते हैं कि क्या इन्वेंशन है। जी सर, बहुत अच्छी बात सर। हम लिखते हैं कि वो वर्किंग कैसे करेगा, बट क्या वो चीज अगर कोई कॉपी करे तो हम उसे रोक सकते हैं? प्रोडक्ट को कॉपी करने की बात नहीं है सर, समझिएगा मेरी बात को। अगर वो आपके डिस्क्रिप्शन को कॉपी करे कोई पर्सन, तो क्या आप उसे रोक पाएंगे? हाँ सर, पेटेंट का तो काम ही है ना रोकना दूसरों को। सर पेटेंट बनाने, प्रोडक्ट नहीं बनाने से रोकना है। मैं बोल रहा हूँ कि वो लिटरेचर, मान लीजिए मैंने अपने रिसर्च पेपर में आपकी वो बात लिखी जो आपने लिखी है, तो क्या आप मुझे रोक पाएंगे? जो किसी दूसरे ने लिखी है। हम्म। मैं अपने रेफरेंस में साइट कर रहा हूँ, या आपकी ऑपरेटिंग मैन्युअल में बना लेता हूँ, आपने अगर कॉपीराइट नहीं करवाया तो क्या आप मुझे रोक पाएंगे? हाँ सर, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन यही है कि जब हम पेटेंट भी करा रहे हैं, पेटेंट पेटेंट में ऑपरेटिंग मैनुअल में मुझे मतलब कंफ्यूजन हो रहा है। सर आपने अगर एक कोई भी चीज अगर आपने लिखी है ना, तो उसका कॉपीराइट किस तरीके से होता है कि वो आपके बिना फिर दूसरा कोई पर्सन उसे छाप नहीं सकता है, जेरोक्स नहीं कर सकता है विदाउट हाँ योर सर, परमिशन। जैसा ये मेनली कॉपीराइट होता है। बुक का, बुक का बुक एग्जाम्पल। लिखना, हाँ। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड पेटेंट? पेटेंट एक प्रोडक्ट है सर, बुक कोई प्रोडक्ट है? नहीं, बुक तो एक तरीका है, एक तरीके से लिखने का जिस। एग्जैक्टली सर, तो वो लिखने के तरीके को कॉपीराइट करवा रहे हैं हम। सर लिटरेरी वर्क। हाँ, लिटरेरी वर्क है वो। ओके सर, ओके। जी सर। ओके। हमारे यहाँ पर भी वैसे कोई तो सर, एक। जी, बोलिए इसमें बोलिए सर सर। जो है कि ये जो ऑपरेटिंग मैनुअल है, इसमें तो सर हम मतलब सिर्फ लिखते हैं कि कैसे यूज करते हैं, और इन्वेंशन बनाना कैसे वो हम स्पेसिफिकेशन में लिखते हैं, तो वो ऐसे भी डिफरेंट हो गया सर। फिर तो डिफरेंट ये हुआ सर एक तरह मगर से। सेम भी है सर। सेम भी है, तब भी उसका कॉपीराइट करवाया जा सकता है। यानी कि आप जो हाँ ये सर। पेटेंट में लिटरेरी वर्क जो भी लिखते हैं उसका कॉपीराइट करवाया जा सकता है। सर फिर उसको कोई दूसरा कॉपी नहीं, जीरोक्स नहीं कर सकता। एग्जैक्टली सर, उसको जेरोक्स करने से पहले आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी। यस सर। जी।
क्वेश्चन नंबर 3, मनीषा, मिस मनीषा नाम है और हमारे पास है मोनिका मैडम। तो मोनिका मैडम, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। जी मिस सर, मिस मोनिका wishes to file a patent application in India, but she came to know that some of the invention are not patentable in accordance with the Indian Patent Act. सेक्शन 3 की बात हो रही है बेसिकली। हम्म Could you please help her to match list 1 and list 2 and select correct code? तो पहला है मेथड ऑफ कल्टीवेटिंग रोज रोज फ्लावर, फ्लावर। ये सर 3H में आएगा हॉर्टिकल्चर वाले में। एग्जैक्टली। दूसरा है मेथड मेथड ऑफ, जी मैडम बोलिए। ट्रीटिंग ब्रेन ट्यूमर, ये 3I में आएगा क्योंकि ट्रीटमेंट बहुत बढ़िया। नहीं है। हम्म और बकेट फिटेड विद टॉर्च, ये मेयर अरेंजमेंट एंड रीअरेंजमेंट 3F में आएगा। और हम्म सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, ये 3E में आएगा, मेयर बहुत एडमिक्सचर। बढ़िया मैडम। तो ऑप्शन जी बी मैडम। तो करेक्ट है। अब, हाँ ये तो means सभी को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा रिवीजन भी कर ले मैडम। हाँ मोनिका जी सर। मैडम, 3A, 3A है सर नेचुरल लॉज। 3B, 3B है सर ये प्रेजुडिस टू ह्यूमन एनिमल। 3C, 3C इज डिस्कवरी। 3D, 3D इज एफिकेसी, थेरापेटिक एफिकेसी। 3E, 3E है सर ये मेयर एडमिक्सचर। F, F is arrangement and rearrangement. G, G is omitted. H, H is horticulture and agriculture का कुछ। I, I is for sir injection, तो prophylactic method or method of treatment। J, J is for सर जंगल, तो उसमें plants animal whole part और उनका part K, नहीं सकते हैं। K is sir mathematical और business method। L, L is sir literary artwork। M, M is a mental act। O, सर N रह गया। हाँ O is the N, topography and N is the method of presentation. P। P is the TKDL। ओके मैडम, अब 3I में क्या पेटेंटेबल है? 3I में पेटेंटेबल है जिस मशीन से या कुछ भी हम उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, कोई भी अपरेटस है मशीन है, अगर ये ब्रेन ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए कुछ भी ऐसा मशीन यूज हो रहा है जो उन्होंने बनाया है खुद से, ठीक है, तो वो हम इंस्ट्रूमेंट, हाँ। इंस्ट्रूमेंट हम बोल सकते हैं कि वो पेटेंटेबल है, बट ट्रीटमेंट पेटेंटेबल नहीं है। जी। फिर 3J में क्या पेटेंटेबल है? जे में सर ये हमारे जो GMOs होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, ये लैब पेटेंटेबल है। ग्रोन ऑर्गेनिजम्स, वो हम्म पेटेंटेबल है। हम्म 3D में एफिकेसी कब चेक की जाएगी और कब चेक नहीं की जाएगी? सर एफिकेसी में तो न्यू फॉर्म हो गया या फिर न्यू यूज ऑफ नॉन सब्सटेंस या फिर उन सब में उसका मतलब तो एफिकेसी ही होता है। ओके। कोई है ऐसा पर्सन जिनको ये पता हो? प्रदीप पाल सर। एफिकेसी दो ऐसे सिनारियो है जहां पर चेक नहीं की जाती है और दो ऐसे सिनारियो है जहां पर चेक की जाती है। सर फर्स्ट अगर सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर कोई रिएक्टेंट यूज कर हम्म लिया मैंने नया, तो हम्म एफिकेसी का कंसेप्ट नहीं आएगा। हम्म फर्स्ट वन इज दिस वन, और सेकंड वन इज सेम प्रोसेस से मैं कोई डिफरेंट आउटपुट डिफरेंट प्रोडक्ट जनरेट कर रहा हूँ, उस केस में हम्म नहीं एफिकेसी चेक करी जाएगी। हम्म और एग्जैक्टली। एफिकेसी चेक हम वहां करेंगे जहाँ एग्जिस्टिंग नॉन प्रायर आर्ट कोई भी प्रोसेस है, उसमें अगर मैं कोई फर्दर इम्प्रूवमेंट लेके आ रहा हूँ प्रोडक्ट आउटपुट में, यील्ड में, तो एफिकेसी चेक करी जाएगी। अगर वो एफिकेसी है तो वो पेटेंटेबल रहेगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सारिका मैडम, क्या आप समझे ये जो कहा प्रदीप पाल सर ने? हाँ सर, न्यू ओके। यूज और न्यू रिएक्टेंट हम जब यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट वन रिएक्टेंट चाहिए हमें। हम्म
तो एपीकेसी की जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन एक प्रोसेस केस। जो भी है, दूसरा, नॉन प्रोसेस है, पहले से ही प्रोसेस, हाँ प्रोसेस नोन है बट प्रोडक्ट हाँ, डिफरेंट है, डिफरेंट कर रहे हैं। तब भी एफिकेसी नहीं देखी जाएगी। नहीं, नॉन सभी प्रोसेस्ड और लोगों, नॉन रिएक्टेंट। नॉन प्रोसेस नहीं सर, नॉन प्रोसेस से न्यू प्रोडक्ट एंड ओके। एटलीस्ट वन न्यू रिएक्टेंट हम्म। जब है, तब एफिकेसी चेक नहीं की जाती है सर। अगर आप, छोटा मोटा मैं काम करता रहता हूँ लिंक्डइन पे, अगर आपने फॉलो किया है तो मैं आपको पोस्ट भी दिखा देता हूँ और ये शेयर भी कर देता हूँ। ये वाला पोस्ट, हाँ, बहुत इसकी अच्छी रीच गई है, पोस्ट भी बहुत अच्छी हुई है, बट अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं। हाँ, काफी लोगों ने एडमायर किया है, एटलीस्ट रीच भी इसकी 5 दिनों में 5,000 इम्प्रेशन है। ग्रुप में डाल दो और सर ये लिंक। रहा लिंक, आपको भेज देता हूँ, ओपन लिंक टू पोस्ट जी, व्हाट्सएप। सर अभी मैं यही देख रहा था। जी सर। काफी अच्छे पोस्ट डाले हैं सर आपने, सारे मतलब। इस बार अच्छे पोस्ट है लिंक्डइन पे। हम्म, एक दो क्वेश्चन तो बनते हैं जो आपने डाले हैं, सेम थैंक यू, एग्जाम में। थैंक यू वेरी मच सर, क्या बात है, बहुत बढ़िया। बस छोटा मोटा अप्रिसिएशन करते रहिए तो हम भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वरना तो चलता रहता है सर ऐसे ही। मगर इतने भी वो कोई खास नहीं है, बस आपने बता दिया उतना ही नॉलेज है। मैंने एक छोटा सा ट्राई किया कि मैंने पूरा पेटेंट एक्ट एक बार रिवाइज किया, एक बार शांत दिमाग पे बैठ के, और फिर लगा कि हाँ ये बात हम जब जब मैं पढ़ाता हूँ तब मैं इसको ज्यादा, इसको डिटेल में नहीं जाता हूँ, तो वो चीज को मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की है यहाँ पर ज्यादातर। और इवन आप देखेंगे, मैं अगर आपको कहूं कि ये सारी चीजों का इफेक्ट कितना अच्छा आता है, तो आप देखिए जब हम मैसेजिंग में जाएंगे तो अभय सर भी इसको देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जिस पर्सन के पास से मैं पढ़ा हूँ, मीन्स मैंने इनके वीडियोस देखे हैं और बहुत अच्छा लगा, तो ही इज वेरी डाउन टू अर्थ पर्सनालिटी, और वो खुद हमें कमेंट करते हैं कि जयवीर तो ये कर रहा है, इसमें ये देख वो देख, तो अच्छा लगता है। मेंटरशिप यानी ऑथेंटिकेशन वहां बराबर हो रहा है। लाइक वाइज चीजें। एनीवेज, पहले तो जिन लोगों को भी प्रदीप पाल सर का ये आंसर समझ में आया है वो थम्स अप दे दीजिए, एंड जिन लोगों को नहीं समझ में आया है, जो मैंने पोस्ट डाली है उसको एक बार देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा आंसर समझ में आ जाएगा। आई विल चेक कितने लोगों ने थम्स अप दिया है। सभी लोग, कृतिका मैडम तमने समझ में આવ્યું? यस सर। बहुत बहुत सरस। ओपी अग्रवाल सर आए हैं। ओपी सर कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आया सर जय। अरे सर मजा आ गया सर आपको तो देख के। जी, ज्यादा दिन नहीं बचे हैं सर अब। अरे कोई बात नहीं सर, दिन कम है तो हम में भी दम है, डोंट वरी, हो जाएगा। जी सर, ये आंसर समझ में आ गया ना सर, ओपी सर? हाँ हाँ आगे सर। जी, चलिए सर ये क्वेश्चन 25 वाला है नंबर, तो हाँ जी, पेपर 25 है ये 24। 23 सर, 23 सर, ओके 25 का पेपर है ना सर, सभी ने लिख लिया है एक बार। अब दो ओके ही पेपर बचते हैं कि जो डिस्कस कर रहे, जैसे हैं कि 23 एंड 24। तो 23 अभी कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 23 24 पे आगे बढ़ेंगे, ठीक ठीक। ये टारगेट रखा है। फिर जैसे जैसे दिन बचे वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे। अखिल सर, नहीं अखिल सर की तो बारी आ गई ना? नहीं आई? अभी आपने आंसर दिया ना सर? हाँ, फिर मोनिका मैडम ने दिया। चलिए अब बारी आएगी अर्चना मैडम की। अर्चना मैम, एज अ पार्ट ऑफ द पीसीटी प्रोसीजर
an Indian applicant can receive an international search report and written opinion from? इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट एंड रिटन ओपिनियन कहां से मिलेगा एज अ पार्ट ऑफ द पीसीटी प्रोसीजर? ISA। क्या बात है मैडम। तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर हियर? इंटरनेशनल रिसीविंग। सर ये ए ब्यूरो। ऑप्शन है एनी इंटरनेशनल सर्चिंग ऑथोरिटी अंडर द पीसीटी, या ISA। दूसरा एनी इंटरनेशनल सर्चिंग ऑथोरिटी डिक्लेयर्ड कॉम्पिटेंट बाय द रिसीविंग ऑफिस ऑफ इंडिया। तो दोनों तीसरा में से B एंड C हो सकता है ना सर? ब्यूरो से भी आ तीसरा सकता द इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वाइपो। वाइपो दे सकता है क्या आपको इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट? है। नहीं, ISA नहीं दे ऑफिस। सकता। तो सी तो नहीं हो सकता है और डी भी नहीं हो सकता है। अब ए और बी में से एज बीइंग एन इंडियन आप अपने दिल पे हाथ रख के आंसर दीजिए कि आप एक इंडियन हैं, तो आप प्रायोरिटी किसको देंगे? बी को। रिसीविंग ऑफिस ऑफ इंडिया। बस मैडम यहाँ पर ऐसे लॉजिक लगाने पड़ेंगे। ओके, जी, बी आंसर है। बी इज द करेक्ट आंसर हियर। ओके, जो कॉम्पिटेंट माना गया है बाय द इंडियन रिसीविंग ऑफिस। यस गंगाधर सर। सर अगर कोई इंडियन एप्लीकेंट है तो वो सिर्फ जो इंडियन ने जो मतलब डिसाइड किया है जितने ऑफिस उसी में सिर्फ उसी से सिर्फ एग्जामिन करवा सकता है। जी 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 यस। अच्छा ठीक। वही लिखा हुआ है, वही तो क्वेश्चन है। मुझे लगा था सारे से करवा सकता, मैं ये सोच रहा था इस वजह से। हाँ सर, सही है। मगर इसीलिए देखो इन्होंने पर्टिकुलरली उसी चीज को क्या आंसर मिल जाए इसी तरीके से ये क्वेश्चन रखा है कि जो इंडिया ने डेजिग्नेट किए हैं वही मिलेंगे। अब कोई सर क्वेश्चंस हार्ड नहीं होंगे, बस ये छोटी छोटी दिमाग में करेक्शंस बढ़ती जाएगी और अच्छा भी है वो। करेक्ट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्चना मैडम की भी बारी आ गई। गंगाधर सर आपकी बारी। Print Inclusive is a large corporation having sizable portfolio of patents for a single product. एक प्रोडक्ट के लिए बहुत सारी पेटेंट्स हैं प्रिंट इंक्लूसिव के पास। The product is very popular in the Indian market and some of the patents have been licensed to other companies. बहुत ही पॉपुलर है प्रोडक्ट और उसके लाइसेंस भी बहुत सारी कंपनीज को दिए गए हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग फॉर्म नंबर 27। पहला ऑप्शन है फॉर्म नंबर 27, यानी किस पर्पस के लिए मांगा गया है सर गंगाधर सर? वर्किंग ऑफ पेटेंट के लिए। हाँ, वर्किंग ऑफ पेटेंट के लिए। तो ए ऑप्शन है फॉर्म नंबर 27 शुड बी फाइल्ड बाय प्रिंट इंक्लूसिव बट नॉट बाय द लाइसेंसी। क्या ऐसा होगा कि भाई सिर्फ पेटेंट की को ही फाइल करना है, लाइसेंसी को फाइल नहीं करना है? करेक्ट और नॉट? नहीं सर, दोनों कर सकते हैं सर। दोनों करना ही है, कर सकते नहीं, करना ही है। बी, सर प्रिंट इंक्लूसिव कैन फाइल अ सिंगल फॉर्म 27 फॉर मल्टीपल पेटेंट्स दैट आर रिलेटेड टू द सेड प्रोडक्ट। क्या वो मल्टीपल पेटेंट्स के लिए कोई एक फॉर्म नंबर 27 फाइल कर सकता है क्योंकि वो रिलेटेड पेटेंट्स हैं? नहीं सर, सबके लिए करना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, कर सकते हैं सर। हाँ कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन हम्म मस्ट होना चाहिए कि वो के रिलेटेड चाहिए रिलेटेड जैसे। पेटेंट, हाँ। हाँ रिलेटेड टू सेड प्रोडक्ट, पेटेंट्स आर रिलेटेड टू सेड प्रोडक्ट, ये कंडीशन होनी चाहिए। ओके सर, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर भी आगे हम यस सर। स्टेटमेंट देखेंगे बट ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड, द फॉर्म 27 should be filed before the expiry of the time period of 3 months counted from the end of the previous financial year in respect of which
द फॉर्म इज बीइंग फाइल्ड। नहीं सर, वो तो 6 मंथ होता है, तो ये गलत है। हाँ, पीरियड ऑफ 6 मंथ, क्योंकि मार्च से लेके सितंबर तक का महीना मिलता है। द फॉर्म नंबर 27 शुड बी फाइल्ड बिफोर द एक्सपायरी टाइम पीरियड ऑफ द 3 मंथ्स फ्रॉम द काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मार्च से लेके सितंबर तक का टाइम मिलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए फिर 6 महीने मिलते हैं। एंड डी, print inclusive cannot file a single form number 27 for multiple patents that are related to the said product। फॉर्म नंबर 27 सिंगल फाइल नहीं कर सकता है प्रिंट इंक्लूसिव, ये भी गलत बात है। अगर सेम प्रोडक्ट के लिए मल्टीपल पेटेंट्स हैं तो वहां पर फॉर्म नंबर 27 सिंगल भी जा सकता है। करेक्ट है? यस सर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना बढ़िया। फॉर्म नंबर 27 की बारीकियां समझा दी इसने। दैट्स रियली नाइस। क्या सर इसमें एक वो था, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन की कंट्रोलर भी मांग सकता है ना फॉर्म 27 कभी भी? कंट्रोलर मांग सकता है सर। एज पर विच सेक्शन अखिल सर कंट्रोलर डिमांड कर सकता है वर्किंग ऑफ पेटेंट की इंफॉर्मेशन? 146 सब क्लॉज 146 है। 146। और टाइम होता है उसका 2 मंथ, और अगर दोबारा वो हाँ 6 मंथ का इंटरवल होना चाहिए उसमें। जी। तो अब ये जो 77 कहा में टेंडर नहीं मांग सकता है? महादेव सर रुकिए रुकिए रुकिए। यहाँ पर जो अखिल सर ने कहा वो इस तरीके से कहा कि कंट्रोलर जब भी डिमांड करेंगे फॉर्म नंबर 27 की या वर्किंग ऑफ इन्वेंशन की, तो कंट्रोलर ने जब डिमांड की उस नोटिस से आपको 2 महीने के अंदर अंदर इंफॉर्मेशन सर्व करनी है कंट्रोलर को। और कंट्रोलर 2 बार डिमांड करने से, अगर 2 बार दूसरी बार भी डिमांड कर रहे हैं तो वो देखेंगे कि मैंने क्या मिनिमम 6 मंथ का गैप रखा है ना उसके बीच में, तब जाके वो दूसरी बार डिमांड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। अंडरस्टूड महादेव सर? महादेव सर ने तो थम्स अप दे दी जी। अब पूछिए क्वेश्चन, अगर कुछ है तो अब डिबेट करते हैं। नो 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 सर, नो। नो, ओके जी। सारिका मैडम कुछ आप कह रहे थे, या साक्षी मैडम कोई कुछ कह रहे थे? यस मैम। ये सर जैसे 77 में भी वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग सकता है, बट ये 77 में 27 हाँ स्पेशल पावर्स जो होती हैं, तो मतलब हाँ उसके अंडर भी आ सकता है सर ये का डॉक्यूमेंट? हाँ मैडम, क्योंकि पावर तो वही है, कोर्ट की तरह पावर तो 77 ही दे रहा है कंट्रोलर को ओके कि आप मंगवा सकते हो इन्फॉर्मेशन, तो कहीं ना कहीं ओके। आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी सही है, गलत नहीं है। ठीक है, बट सर कौन से सब क्लॉज में है 146 के? सेकंड आई थिंक सो। अखिल सर 2 में है, सेकंड 2। ना? हाँ 2। क्या सर? ओके सर। ये सब क्लोज कौन सा है? ये 2 महीने वाला, और ये इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कंट्रोलर वाला। सर सुनो, रूल 131 में जाएगा इसमें, और सब क्लॉज 1 ही है सर इसमें। फिर सब क्लॉज 2 तो आ गया जब वो अपन देते हैं जो 3 साल में एक बार वाला, जी ऐसा। साक्षी मैडम, और डिटेल में आंसर मिल गया आपको। सेक्शन जी नंबर 146 सब क्लोज 2 एंड रूल नंबर 131 सब क्लोज 1। नहीं सर, सब ओके सर। क्लॉज 1, नॉट सब क्लॉज 2। 146 सर, सेक्शन 146 सब क्लोज 2 एंड रूल 131 सब क्लोज 1। अब सही है? 146 सब क्लॉज 1 और रूल 1। ओके जी मैडम, दोनों में सब क्लोज 1 कर दीजिए मैडम। इतना ओके मुझे सर। याद नहीं है, मैंने ये जितनी भी फॉर्म बार पढ़ा है। भरना सर क्लॉज 2 में आता है, सब क्लॉज 2। ओके हाँ, हाँ इसीलिए मैडम मुझे भी याद नहीं है कि कौन सा सब क्लोज में है, उतना तो डिटेल में मुझे पता नहीं है। अखिल सर बता रहे हैं तो शायद वो सही होंगे, या साक्षी मैडम रिफर सेक्शन 146 एंड रूल नंबर 131, दैट्स इनफ। यस सर। मैम इतना ही डालो, ज्यादा ये तो ज्यादा में डालोगे तो फिर दिक्कत ही आती है। फिर वो कंट्रोलर भी, फिर वो एग्जामिनर भी अच्छे से चेक करता है क्वेश्चन पेपर ना, फिर फेल कर देता है वो, ऐसा होता है। एक बार क्या हुआ था सर, एक हियरिंग थी पेटेंट की, मैं वहां पर था, तो कंट्रोलर ने कहा कि आप है ना फॉर्म नंबर 26 की आपकी सिग्नेचर कुछ मुझे वैसी लग रही है कि आपने कॉपी पेस्ट की है, तो आई रिक्वेस्ट कि आप उसको
री अपलोड कर दीजिए। तो मैंने, हालांकि मैंने ये बीच में भी कहा था, फिर भी कह रहा हूँ। तो मैंने सर से पूछ लिया ऐसे ही। मैंने बोला सर ये वापस कैसे मैं फाइल करूं इसको, पहली दूसरी हियरिंग होगी। मैंने कहा सर वापस कैसे फाइल करूं इसको, मीन्स आपको रिप्लाई कैसे करूं, मेल से करूं? बोले नहीं नहीं, आपको यहाँ से ही करना है। मैंने कहा, सर कैसे करूं? और सर को भी पता नहीं था शायद कि वो किस रूल में एप्लीकेबल। फिर मैंने थोड़ा सा ढूंढा, पता चला कि ये जो 15 डेज की टाइमलाइन है कि कंट्रोलर जब भी कुछ डिमांड करते हैं उनकी चीजें जो देनी होती है विद इन 15 डेज, वो लिखी है रूल नंबर 28 में। वो 28 का सब क्लोज 7 है, जिसमें 15 दिन के अंदर अंदर अगर कंट्रोलर कुछ भी डिमांड करे तो हमें देना होता है। तो वो पहली बार मुझे पता चला था। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गंगाधर सर के बाद गौरव सर। योर क्लाइंट बीइंग a multinational company MNC filed a patent application and paid all the fees applicable। आपका एक क्लाइंट है सर, मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी लाखों में काम करने वाले हो। तो वैसे भी गौरव सर आपकी प्रिपरेशन वैसी ही है। तो उन्होंने फाइल किया है पेटेंट सर एप्लीकेशन एग्जाम हो एंड जाएगा। पेड ऑल द फीस, सभी फीस उन्होंने पे की है। योर क्लाइंट लेटर ऑन बिकम्स अनइंटरेस्टेड इन दी पेटेंट एप्लीकेशन। अरे बाप रे ये क्लाइंट तो नाराज हो गया। एंड विशेस टू सीक रिफंड, अब वो रिफंड लेना चाहता है कि भाई मुझे पैसे वापस करो। प्लीज सिलेक्ट दी ऑप्शन अवेलेबल टू योर क्लाइंट। अब बिना इस आंसर को देखे हुए क्या कहीं पर भी कोई ऐसा क्लोज है जहां पर रुपये वापस मिलते हैं? हाँ सर, अगर सर कौन सा? एक सर कंडीशन, मतलब कंडीशन तो मुझे याद है कितने पैसे वापस मिलते हैं, कितने परसेंटेज? सर, 90% मिल जाते हैं। देखो सर, अगर आपको याद है, पहले तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं कि ये 90% है कहां पर। अगर रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन आपने फाइल किया है, इट मींस फॉर्म नंबर 18 फाइल किया है और अभी तक एग्जामिनेशन हुई नहीं है, अभी तक एग्जाम मींस एप्लीकेशन को रिफर नहीं किया गया है एग्जामिनेशन के लिए, तो 90% ऑफ रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन यानी फॉर्म नंबर 18 की फीस वापस मिल सकती है। तो अब देखो सर ने जैसे ही 90% बोला, मेरा आंख कहां पर जाएगा, ये सारी चीज मैं नहीं पढ़ूंगा। इसीलिए ये करना जरूरी होता है कि पहले आंसर को सोचो। आंसर सोचा, डायरेक्टली आंख आपकी यहां पर घूमेगी 90%, और कुछ नहीं। पहले इसको पढ़ लो कि योर क्लाइंट कैन मेक अ रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉवल ऑफ अ पेटेंट एप्लीकेशन बिफोर द इश्यूएंस ऑफ फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्शन एंड क्लेम अ रिफंड ऑफ 90% ऑफ फी पेड फॉर द रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। लिखा है, बस ये सही स्टेटमेंट है, इसका आंसर सी ही आएगा। अंडरस्टूड कि क्यों ये करना जरूरी है? एक बार सभी लोग इसको ध्यान से पढ़े, ध्यान से अप्रिशिएट कीजिए। ये जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं कि पहले क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम पहले सोच रहे हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उसका बेनिफिट क्या है, वो आपको आंसर बता रहा है, वो आपको ये प्रोसीजर बता रही है। सही है तो थम्स अप दीजिए, नहीं लग रहा है तो कुछ बात कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब देखो हमारे पास टोटल 3 स्ट्रेटजी है एग्जामिनेशन के टाइम पे क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए और उसका आंसर देने के लिए। अब मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप उसको रिवील कर रहा हूं, आप उसको ध्यान से अप्रिशिएट कीजिएगा। पहली स्ट्रेटजी जो यहां पर है, जिसमें आंसर बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आंसर बहुत बड़ा बड़ा है और क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन छोटा सा है, आंसर बड़ा बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, पहले आंसर के बारे में सोचेंगे क्वेश्चन पढ़ने के बाद, और फिर आंसर में वो कीवर्ड्स देखेंगे कि भाई कौन सा कीवर्ड है, वो देखेंगे। यहां पर 90% था, हमने 90% देखा और मार्क कर दिया। तो जब क्वेश्चन छोटा हो
आंसर में बड़े बड़े स्टेटमेंट हो तो ये स्ट्रेटजी अप्लाई कीजिएगा कि क्वेश्चन को पढ़ने के बाद थोड़ा सा सोचिएगा कि इसका आंसर क्या आ सकता है, ताकि आपको ये ऑप्टिमाइज रिजल्ट दे। दूसरा, जहां पर क्वेश्चन बड़ा बड़ा है, क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं, जैसे रजत सर फॉर्मुलेट करते हैं क्वेश्चन, तो क्वेश्चन बड़ा बड़ा है और आंसर छोटे छोटे हैं, तो वहां पर पहले आंसर्स पढ़िए, वहां पर पहले ऑप्शंस को पढ़िए, ए क्या लिखा है, बी क्या लिखा है, उसको समझिए कि ये सही या गलत है, और उसमें से आंसर अगर निकल रहा है तो पहले आंसर को टिक कीजिए, फिर जाके क्वेश्चन पढ़िए। दैट विल सेव योर टाइम। और तीसरी कैटेगरी होती है जहां पर कुछ नहीं कर सकते हैं हम, दोनों की दोनों चीजें पढ़नी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई चांस है ही नहीं, तब जाके आप उस थर्ड स्ट्रेटजी यानी क्वेश्चन को भी पढ़ना है, आंसर को भी पढ़ना है, एंड देन वी नीड टू चेक द करेक्ट आंसर। वो जनरली आपके 3 मार्क के क्वेश्चंस में ये तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे, जहां पर आपको क्वेश्चन भी पढ़ना रहेगा, आंसर भी पढ़ना रहेगा, और दोनों को साथ में मिला के आपको आंसर को टिक करना रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि वो पार्ट ए और पार्ट बी में आएंगे। ये बात क्या सभी लोगों को समझ में आई? क्या ये लॉजिकल सेंस बन रहा है? मैं जो बता रहा हूँ आपके दिमाग में है आफ्टर आफ्टर अटेंडिंग ऑल दिस एग्जामिनेशन, क्या ये सही तरीका है मेरा, मैंने जो बताया हो? बहुत बढ़िया। आप इसको मीन्स जब एग्जाम में इम्प्लीमेंट करेंगे ना, देन यू कैन रियलाइज कि यार ये बहुत टाइम सेव कर लेता है, वरना ये पेपर पूरा पढ़ा भी ना जाए उतना जो जो 2 घंटे का टाइम दिया है, इट इज वेरी मच डिफिकल्ट टू रीड दैट पेपर क्रिटिकली एंड देन आंसर। यस साक्षी मैम। सर यही हुआ था जब स्टार्टिंग जब सेकंड पेपर करा था, तो मेरा क्या अप्रोच था कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा, मैंने टाइमलाइन बनाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, पूरी टाइमलाइन बना ली और सब कर लिया। फिर जब ऑप्शंस पे आए तो उसमें टाइमलाइन का रोल ही नहीं था, इट वाज ऑल थ्योरेटिकल। तो उसमें मेरा बहुत टाइम वेस्ट हुआ था, शायद सेकंड पेपर था या थर्ड था। फिर मुझे समझ में आया कि ओके मैम। टाइमलाइन बनाना जरूरी नहीं है, अप्रोच मतलब ऑप्शंस भी देखना पड़ेगा पहले। दैट्स रियली नाइस। अब मुझे लॉजिकली सभी लोग चैट बॉक्स में आंसर लिख के दीजिए, जैसे साक्षी मैडम ने कहा, अप्रोच की बात है कि आप क्या अप्रोच से एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें पार्ट ए के क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन जो 2-2 मार्क्स के, 2-2 मार्क्स ऑफ इच। फिर पार्ट बी में है 1 मार्क के 10 क्वेश्चंस, और फिर पार्ट सी में है 3 मार्क्स पर क्वेश्चन एंड 10 क्वेश्चन है उसके। सभी को ये एग्जामिनेशन की पैटर्न पता है ना? अगर कोई नहीं पता है तो मैं लिख देता हूं। अब मुझे ये कहिए चैट बॉक्स में लिख के कि आप किस ऑर्डर में पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी को अटेम्प्ट करेंगे इन इन रियल एग्जामिनेशन। अर्चना मैडम कह रहे हैं सी ए बी। ओके। राजीव सर पार्ट ए पहले। ओके। साक्षी मैडम कह रहे हैं ए बी सी। महादेव सर कह रहे हैं 31 to 40 फर्स्ट, देन पार्ट सी। ओके। बीसीए सर, ओके। बीसीए। बीसीए सर कह रहे हैं बी के बाद सी के बाद ए। गौरव सर कह रहे हैं सी ए बी। एंड दिनेश सर इसमें क्या कह रहे हैं? दिनेश सर का थॉट प्रोसेस सी ए बी। ओके। कृतिका मैडम ने कहा है ए सी बी एंड रूबी मैडम ने कहा है ए सी बी। अब मेरी साइकोलॉजी ध्यान से सुनिएगा, और अगर आपको सही लगे तो उसे इंप्लीमेंट कीजिएगा। सी ऑप्शन अगर आप एक बार टिक कर देते हो कि ये सही है, और बाद में आप रिफर करना चाहते हो पार्ट ए और बी को, दैट्स ऑल्सो ओके। यानी सी ए बी इज वन ऑफ द आंसर जो पार्शियली मैं सही मानता हूं कि उस तरीके से आप अटेम्प्ट कर सकते हो, जैसे कि महादेव सर है, प्रदीप पाल सर है, सारिका मैडम है, अखिल सर है, जो ये लोग कॉन्फिडेंट रखते हैं कि हाँ भाई पहले तो मैं 100% जो डिफिकल्ट चीज है उसको अटेम्प्ट करूंगा, बाद में जाके मैं इजी वाली चीज को छूंगा। ये जो कॉन्फिडेंस होता है सभी का, जो 2-2 बार रिवीजन, 3-3 बार रिवीजन करके बैठे हैं, वो वाले पर्संस ये कैटेगरी को अटेम्प्ट कर सकते हैं सी ए बी। मगर
जो मेजोरिटी पर्सन है, चाहे ये भी लोग करना चाहे तो करना चाहिए ए सी बी। पहले ए पार्ट को अटेम्प्ट करो, क्योंकि ए पार्ट में एक ही ऑप्शन सही है, उससे ज्यादा नहीं है। यानी आपको क्लियर कट आंसर मिलेगा। इवन आपका रिवीजन थोड़ा सा होगा वहां पर। हो सकता है कि ए पार्ट का ही कोई कॉन्सेप्ट आपको सी पार्ट में मदद कर दे, तो दैट ऑल्सो हैपन। कभी सी पार्ट का ऑप्शन आपको ए पार्ट में मदद नहीं करेगा, बट ए पार्ट आपको सी पार्ट में मदद कर सकता है। दैट इज पॉसिबल। ये अगर नहीं समझ में आ रहा तो लिख लीजिएगा कि पार्ट ए पहले अटेम्प्ट करना है, फिर पार्ट सी पे जाना है, और लास्ट में पार्ट बी पे आना है। क्योंकि अगर हमारा टाइम छूट भी गया, हमारा टाइम नहीं भी रहा, और हमने 5 क्वेश्चंस को छोड़ना भी पड़ा, तो हम 5 क्वेश्चंस के लिए ज्यादा से ज्यादा 5 मार्क को दांव पे लगा रहे हैं, सबसे कम मार्क्स को दांव पे लगा रहे हैं। इसीलिए पार्ट बी को हम सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करेंगे, और वहां पर अगर हमें जल्दबाजी में जाके कोई गलत डिसीजन भी लेना पड़ा और हमने कोई गलत मार्क करके भी आ गए, तो हमारा सिर्फ 1 मार्क जाने वाला है। सो दैट्स वाई बी को कभी भी, बी को जिन लोगों ने भी, यहाँ पर जितने भी लोग हैं जिन्होंने बी को प्रायोरिटाइज किया था कि भाई पहले बी करना है, वो तो कतई गलत जवाब है। उसको तो कभी भी ऐसा होना ही नहीं चाहिए कि बी पार्ट को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जो रूबी मैडम ने, जो कृतिका मैडम ने एनालाइज किया, क्यों क्यों किया ऐसा? क्योंकि रूबी मैडम और कृतिका मैडम अपने आप को ऐसा समझ रहे हैं कि भाई हमारा इतना पक्का वाला अभी तक 2-3 बार का रिवीजन नहीं हुआ है, और हम कोई टॉप करने वाले नहीं है। तो ये जो मेंटालिटी होती है ना, जो मिडिल ईस्ट की, वो मिडिल वाले लोग सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी यूज करते हैं। जी महादेव सर। सर मेरा ना ये एक्चुअली रजत सर का पेपर देख देख के मेरा ये लगा कि मैं BCA करूंगा, क्योंकि बी वॉज द इजिएस्ट। तो इसमें क्या है, फटाफट से 10 क्वेश्चन हो गए मेरे, तो मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो 10 तो डाउन है, अभी मेरे को 40 ही करना है। देन आई नहीं केम सर, टू मत देन कीजिए। आई केम टू सी, कि भैया सी और ए में मेरे को बराबर टाइम लग रहा है उनके में। तो सी है वो 3 मार्क का है और वो 2 ही मार्क का है, तो मैंने कहा पहले 3-3 वाले निपटाता हूँ मैं। सर रजत सर के पेपर है ना, उसमें 2 ही पार्ट है, सी एंड बी। वहां पर ए पार्ट है ही नहीं। सर पता करेक्ट। नहीं, मेरे तो ना जितने 1 मार्क्स वाले गलत होते हैं उतने शायद 2 वाले और 3 वाले भी नहीं होते। मेरा तो बी सेक्शन सबसे ज्यादा गलत हो जाता है गलत पेपर हो करते जाता हुए। है। एसर्शन एंड रीजन। महादेव सर आप समझे, रजत सर है ना एकदम टफ टीचर है, और वो बहुत ही स्मार्ट है। यानी मीन्स उनके काम में वो बहुत ही ऐसा मानते हैं कि मैं जो पूछ लूं उसके बाद में बाकी सब कुछ सही आसान आसान लगना चाहिए। तो रजत सर इज ए टॉप लेवल ऑफ एजुकेटर। तो उनका आप कंपेयर करेंगे तो उनके पेपर में सिर्फ 2 ही पार्ट है, या तो पार्ट सी है या तो पार्ट बी है। उन्होंने पार्ट ए है नहीं, उन्होंने पार्ट ए में भी सारे क्वेश्चन सी वाले ही डाले। एक्चुअली क्योंकि उनका जब समझ। भी मैं पेपर किया तो ए वाला पार्ट मैं करने लगा, लेकिन भैया ऐसे टाइम लग रहा है तो मैं सोचा चल थोड़ा सा बी में कॉन्फिडेंस लेते हैं। एंड देन सी देखा तो मगर सी और ए बराबर ही लग रहा है, तो दैट्स व्हाई आई थॉट कि सी ए सर बी इज BCA, बट आई एग्री जी विद व्हाट यू आर मेडल। सेइंग। हाँ हाँ, बस ये याद रखिएगा। मैं अभी आपको, रजत सर अगर पेपर निकालेंगे ना तो मैं आपको बता दूंगा कि भाई आप यही फॉलो कीजिएगा, बट ऐसा होने वाला चांसेस कम है। तो हम चांसेस करेंगे बी, सॉरी बी में कहाँ पर लेके आए, A C and B, ACB। ओके, मगर रजत सर ने जितना भी एफर्ट डाला है बहुत ही कमेंडेबल है। मैं हंस रहा हूँ इसके लिए नहीं, मुझे पता है कि वो कैसे पेपर निकालते हैं, मुझे पता है कि वो कितना थॉट प्रोसेस लगाते हैं, और वो जब काम करते हैं ना तो एकदम अव्वल दर्जे का होता है। बट वही उससे तो बहुत इजी पेपर आएगा आपका, मेरा जो मानना है। उसके 2 रीजनिंग है यहाँ पर, इजी पेपर आने के 2 रीजनिंग है आपके पास 2026 के। पहला रीजनिंग खुद पेटेंट एजेंट ऑफिस ने, यानी पेटेंट ऑफिस ने, पेटेंट एजेंट कहां पर, उन्होंने 2025 का पेपर 2025 का पेपर हटा दिया है वेबसाइट से। तो ये एक बात है कि जहां पर वही लोग सोच रहे हैं कि भाई इतना टफ नहीं करना है। दूसरा तो ऐसा क्या था सर, रीजनिंग। क्यों हटाया? सर ऐसा ही लग रहा है मुझे कि वो जो ग्रामर्स एंड मैथमेटिक्स सर और वो सब गलतियां कुछ। बहुत थी उसमें, ग्रेस मार्क्स भी दिए इन्होंने। जी। और दूसरी दूसरी चीज कि
आपने रजत सर की जो पैटर्न अपनाई है ना, उसके बाद में आपको बाय डिफॉल्ट ये पेपर इजी लगेगा, वो श्योरिटी है, अगर आपने सही तरीके से सभी पेपर्स दिए हैं तो। ओके, तो बाय डिफॉल्ट आपको ये पेपर इजी लगने चाहिए। अब सर बहुत मैंने बातें कर ली। पेपर 2 में क्या फॉलो करना आएंगे चाहिए? आएंगे मैडम। अभी पेपर 1 देखो, जिसका आप, अगर आप पहले कौन सा काला खट्टा शरबत पी रहे हो, तो पहले काला खट्टा शरबत का मजा लो, फिर गुलाब शरबत भी आएगा। सो आई विल रिवील ओवर द स्ट्रेटजी एंड डेफिनेटली इट विल गोइंग टू हेल्प यू आउट, मीन्स उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी के लिए हमने जो कंक्लूजन बनाया पेपर 1 के लिए, क्या वो ऑप्टिमम है? आप सभी लोग सेटिस्फाइड है, या कोई भी अगर आपके दिमाग में छोटा सा भी डाउट है तो पूछ लीजिए, जी सर। क्योंकि ये डिस्कशन ही आपको 2 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट करवाने में मदद करेगी। यही डिस्कशन की वजह से आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे पेपर 1 में। सर मैंने इसलिए बोला था क्योंकि एकदम बड़े बड़े पढ़ने के बाद थोड़ा छोटा छोटा पढ़ूंगी तो इजी हो जाएगा, फिर वापस से आगे बड़ा बड़ा तो थोड़ा ब्रेन भी इधर उधर हो जाएगा, इसलिए मैंने वो सीक्वेंस आप सेलेक्ट किया आपने था। क्या लिखा था? आपने क्या लिखा था मैडम? CBA क्या था सर? 3 अर्चना मार्क्स मैडम? का पहले, देन 1 मार्क्स का, देन 2 मार्क्स नहीं का। नहीं मैडम, ऐसा, हाँ तो ठीक है ना, वो आप तो है ना, आप वैसे ही स्कॉलर एक कैंडिडेट है, आपका नाम वैसे भी स्कॉलर कैंडिडेट में ही रखा है, अर्चना मैडम ना? हाँ, हाँ सर। अर्चना मैडम। अभी देखो यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो ये सीएबी वाले फॉलो कर सकते हैं, वो कौन कौन है? अर्चना मैडम कर सकते हैं, अखिल सर कर सकते हैं, गंगाधर सर कर सकते हैं, महादेव सर कर सकते हैं, प्रदीप पाल सर कर सकते हैं, राजीव रोशन सर कर तो सकते हैं, सर आपकी कैपेसिटी है पूरी। साक्षी मैडम कर सकते हैं, सारिका मैडम कर सकते हैं। ये जो मैं नाम ले रहा हूं, बाकी देखो मैं किसी को क्रिटिसाइज तो नहीं कर रहा हूं, बट मुझे पता है कि ये लोग अगर सीएबी भी करेंगे ना तो इट्स ओके, बट फिर भी रिकमेंडेड है कि आप क्या करें, ACB करें, रिकमेंडेड यही है। और उसका मैंने रीजनिंग भी बताया, क्योंकि ए की रीडिंग आपको सी में काम आएगी, सी की रीडिंग कभी भी आपको ए में काम नहीं आएगी, वो गलत है। आप ये सोच रहे हो कि अगर फ्रेश माइंड से पहले मैंने सी अटेम्प्ट किया तो मैं मैक्सिमम अच्छे आंसर दे दूंगा या दे दूंगी, तो याद रखिएगा सी वाले में आपका मोरल डाउन होने वाला है। आप भले मैंने ही क्या ये सोच के किया जा ना, रहे हैं, तो अगर ए किया ना आपने तो ए में डेफिनेटली आपका मोरल बढ़ेगा, क्योंकि पता चलेगा कि हाँ हाँ क्वेश्चंस आ रहे हैं हमें, तो फिर सी में जाना मजा आएगा। अब हिडन टॉपिक के साथ जाओगे ना, सी में डायरेक्टली कूदोगे, तो ऐसा हुआ कि आप स्विमिंग पूल में जा रहे हो और सबसे, अगर आपको स्विमिंग आती भी है ना तो भी आप सबसे पहले जो सबसे डीप है उसके अंदर डाइव लगा रहे हो, वो वाली बात है। तो स्विमिंग पूल में जाना है तो कहाँ से जाना है? पहले 5 फीट में जाना है, फिर 6 फीट में जाना है, फिर 8 या 9 फीट पे जाना है, ये वो वाली बात है। जाते हो, कितने लोग जाते हो स्विमिंग पूल में नहाने के लिए? कोई है या फिर मैं ही अकेला हूँ? स्विमिंग आती है सभी को? नहीं आती है? That's okay. आती है? हाँ, है स्विमर्स हैं भाई, महादेव सर हैं, तो वो अप्रिशिएट करेंगे। कितना भी आप अच्छे तैराक क्यों ना हो, डायरेक्टली 8 9 फीट या 10 फीट में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, वहां पर चांसेस रहते हैं पानी से क्या करते हैं वो नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? हिंदी वर्ड मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पानी से डरना चाहिए, पानी के साथ खेलना नहीं चाहिए, अगर आप कितने भी अच्छे तैराक हो। चलिए, पानी आग वारा से डरना चाहिए सर। पानी, आग और वारा, पवन पवन वारा को, वारा, पवन, हाँ पवन। जी, तीनों से डरना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी किन किन का ट्राई आ गया? हाँ, ओपी सर, ओपी सर आप करेंगे क्वेश्चन, ट्राई करते हैं ओपी सर। हाँ करते हैं सर, हाँ करते हैं। हाँ, एन इन्वेंटर लिविंग इन शिमला, शिमला में रहते हैं, हिमाचल प्रदेश में रहते हैं, शिमला हिमाचल हिमाचल प्रदेश, प्रदेश, हाँ ओके। wants to file his patent application
along with along with a the demand draft for the on amount draft for of the fee payable. fee payable. Please select Please the select correct option available to the inventor. the सर ये कैसे भेज inventor. पाएंगे? सर स्पीड पोस्ट से डिमांड, हाँ स्पीड पोस्ट से ही और रजिस्टर्ड आईडी से, यानी पोस्ट से उनको करना है, जो भी करना है वो काम पोस्ट से करना है। द इन्वेंटर में पोस्ट से सेंड हिज एप्लीकेशन बाय स्पीड पोस्ट। स्पीड सर पोस्ट। ये कौन से सेक्शन के अंदर है? शायद वो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे, आंसर आपने दे दिया। सर ये रूल में है सर। रूल में नहीं है सर, ये है सेक्शन में ही है। लिख दीजिए सेक्शन चैट बॉक्स में, सभी लोग चैट बॉक्स में ये सेक्शन लिखिए कि पोस्ट से सारी चीजें भेजनी है। कौन से सेक्शन में अवेलेबल है? पोस्ट से लिखना है, चैट बॉक्स में लिखिएगा। बहुत बढ़िया सारिका मैम। ओके सारिका मैडम ने लास्ट ईयर प्रिपरेशन की है, मगर उनके जो इंस्टिंक्ट आते हैं ना, जैसे एकदम बोला पोस्ट तो से डायरेक्ट 149 जो आता है ना मैडम आपका, वो मेरी दिमाग में उतना फास्ट नहीं आता है जितना आपके दिमाग में आता है। हाँ सर, वो तो है सेक्शन आ रहे हैं, बाकी का मैडम मान भी जनरल रहे कि हाँ सर हो तो सही बात है, आप बोल रहे हो सही है, ऐसा तो है। नहीं, सेक्शन तो आ रही सर, सेक्शन रूल फॉर्म्स, बाकी का छोड़ दो। हो जाएगा मैडम। देखिए जो सही बात है, जहां पर अप्रिशिएशन हो रहा है उसी को देखिए, डेप्रिशिएशन को हाँ मत सर। देखिए, वो अपने आप करेक्ट हो हाँ जाएगा। ठीक है सर। चलिए सर महादेव सर। जयवीर सर, जी यस सर। ये हर क्वेश्चन के साथ ना सेक्शन फॉर्म फी रूल पूछ लीजिए, साथ साथ थोड़ा रिवाइज होता रहेगा। हाँ सर, मैं तो यही स्टाइल से, मीन्स जी यही मेरा थॉट प्रोसेस है और यही मैं इसी स्टाइल से करता हूँ। जी जी। जहां पर लगेगा, आप जैसे कि आगे वाले सेक्शन में कुछ था ही नहीं ऐसा था, अब यहाँ पर कौन सा सेक्शन होगा सर ये वाले में 90% फीस में? ये तो वो था सर 12 11 11B 11B। हाँ बी हाँ। जी 11B4 सर। एक्चुअली ये एक एक्सरसाइज होती है कि अब आप जब भी ये करेंगे, जब आप बनाएंगे तो यहाँ पर मैं सभी को कहता हूं कि आप इसके रिलेटेड सेक्शंस यहाँ पर लिख दीजिए, 11B 11A, जो भी ये सेक्शंस लिख लीजिए, ताकि जब आप सेकंड टाइम रिवाइज करें ना और आपको आंसर स्ट्राइक ना हो, तो आप उस सेक्शन को रिफर कर सकें फॉर दैट पर्पस। और सेक्शन भी जब आप रिवाइज कर रहे हैं तो आपको याद आए कि ओके ये क्वेश्चन आया था, इसकी भी स्टोरी में ऐड कर देता हूँ इस सेक्शन में। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। महादेव सर आपके लिए क्वेश्चन। यस सर। योर क्लाइंट अ स्टार्टअप, आपके पास एक क्लाइंट है जो स्टार्टअप के हैं, विच इज फेसिंग एग्जिस्टेंशियल चैलेंजेस, जिसके एग्जिस्टेंस का ही चैलेंज हो गया है। फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन 6 months ago which has not yet been published। एक एप्लीकेशन उन्होंने फाइल की थी 6 महीने पहले, जो अभी तक पब्लिश भी नहीं हुई है। योर क्लाइंट रिसेंटली केम टू नो दैट अ कॉम्पिटिटर हैज स्टार्टेड सेलिंग अ प्रोडक्ट which is based on the invention disclosed in its patent application। पेटेंट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है, फिर भी उनको पता चला कि भाई क्लाइंट जो है, दूसरे कॉम्पिटिटर है, उसका प्रोडक्ट सेल करने लगे हैं। The startup seeks your advice on the way forward that ought to be adopted। क्या करना चाहिए? स्टार्टअप आपसे पूछ रहा है कि सर क्या करें इसमें। प्लीज सिलेक्ट द मोस्ट प्रूडेंट ऑप्शन, यानी इसमें से सही आंसर को सिलेक्ट करें। तो आप बिना आंसर को देखे आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए क्लाइंट को? सर दो चीजें हैं ना, वो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है तो शायद उसको अप्रोच करना चाहिए, बट पैटेंट एक्ट के हिसाब से उसको पहले तो पब्लिकेशन करवाना पड़ेगा। बस सर आपने आंसर दे दिया कि उस पर्सन को अर्ली पब्लिकेशन की रिक्वेस्ट फाइल करके पब्लिश करवा दे, चाहे वो उनका एग्जिस्टेंस हो या ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। नेचुरल पर्सन से करवा ले, क्या ही फर्क पड़ता है। करेक्ट जी। तो अब यही आंसर के साथ हम ऑप्शन को पढ़ेंगे
योर क्लाइंट शुड फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन along with request for early publication at the earliest। हाँ, ये ऑप्शन सही लग रहा है ना सर? लुक्स ओके सर। जी, बी पे आते हैं। योर क्लाइंट शुड सेंड अ लीगल नोटिस टू द कॉम्पिटिटर। क्या ये कर सकता है? नहीं कर कर सकता सकता है। नहीं कर सकता। जी, ग्रांट के बाद होगा ये तो सब कुछ। योर क्लाइंट शुड सेंड अ लीगल नोटिस टू द कॉम्पिटिटर दैट ही विल हैव टू पे द डैमेजेस। ये भी नहीं कर सकता है। एंड लास्ट में है योर क्लाइंट शुड फाइल अ रिक्वेस्ट फॉर एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन, a request for early publication and request to the controller of patent to stop the competitor from infringing his rights। क्या ये बात भी है? नहीं कर सकता। क्या ये कंट्रोलर को ये चीज लिखने लगे कि भाई उसको रोको? ये तो कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बट देखो, ए को भी घुमाने के लिए इन्होंने डी ऑप्शन रखा है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली सीधा आपको ए समझ में आ जाएगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। बट काफी टाइम है ना, एग्जाम के प्रेशर में ये डी आंसर भी सही लगने लगता है। ना कि ज्यादा होते हुए। एफर्ट मार के लिखा है एग्जामिनर ने तो शायद ये सही होगा। जी। सही बात है। तो देखो, सारी क्वेश्चंस इजी हैं, मगर इजीनेस में भी उन्होंने ट्रिक्स रखी है। ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं है किसी का भी कि जो हम 100% श्योर होके बता मैं सकें। सर मैं सर बात थोड़ा कर रहा हूँ। लास्ट ईयर ये जी बहुत हुआ था सर। लास्ट ईयर ये बहुत हुआ हाँ था। बहुत जी ज्यादा हुआ था। हर क्वेश्चन में था सर ऐसा। जी सर। अभी गंगाधर सर ने लास्ट ईयर का पेपर सोल्व किया है। जी सर ओपी अग्रवाल सर, आप क्या मानेंगे? गंगाधर सर इज वन ऑफ द गुड कैंडिडेट ऑफ दिस पेज। हाँ हाँ अब क्या मान रहे हैं, कितना स्कोर होगा उनका? लास्ट ईयर 2025 का पेपर पहली बार अटेम्प्ट किया है। अच्छा अच्छा। व्हाट शुड बी स्कोर? एनी सर एक्सपेक्टेशन देखो सर? सर देखो क्या होता है कि जो एग्जाम का प्रेशर होता है वो एक अलग प्रेशर होता है। जी जी सर। क्वेश्चन जो अभी ये चल रहा है ये अपनी क्लास चल रही है। जो प्रेशर अरे वहां सर, पे क्रिएट होगा। अरे सर, आप तो थोड़ा सा मोटिवेशन दो ना। ऐसा आपको क्या लगता है कितने स्कोर होंगे? आप समझ पा रहे हैं बात? आपने जो कही वो एकदम सही है सर। मैं कहा ना बोल रहा हूँ। आप इतने एक्सपीरियंस्ड एजुकेशनिस्ट है, तो वो तो बात होगी ही नहीं कि आपको पता ना हो ये साइकोलॉजी की। बट मेरी होगा साइकोलॉजी बूस्टिंग पे चलती है सर। 70 के आसपास होगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। 74 स्कोर। हाँ अच्छा। पेपर हाँ टफ सर, नहीं था लेकिन बहुत घुमा हुआ हुआ था, बहुत घुमा घुमा के पूछे थे। ओके, ठीक है। नाउ इट्स टाइम फॉर प्रदीप पाल सर। प्रदीप पाल सर, a patent was granted within 1 year from the date of filing of the patent application। एक बरस के अंदर अंदर तो पेटेंट की ग्रांट मिल गई। द पेटेंटी विल हैव टू पे द रिन्यूअल फी विदाउट टेकिंग एनी एक्सटेंशन। पेटेंटी को कब तक रिन्यूअल फीस पे करनी है सर, विदाउट टेकिंग एनी एक्सटेंशन? पहले 2 बरस में इयर्स ग्रांट के हो गई है सर। 2 इयर्स के अंदर अंदर, लाइक फर्स्ट 2 ईयर का तो हमने 1600 के साथ दे ही दिया, तो हम्म, थर्ड ईयर मूव इन करने से पहले ही हमें फाइल कर देना जी सर। सो बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ सेकंड ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पेटेंट इन रिस्पेक्ट फॉर थर्ड ईयर। क्योंकि पहले 2 बरस की फीस हमने 1600 रुपये जो फॉर्म नंबर 1 फाइल किया था उसी के साथ ही फाइल हो चुकी है, 800 की। ओके, है। अब यस। यहाँ से थोड़ा सा सिनारियो ओपन करते हैं सर, ब्रॉडर करते हैं। सेकंड से थर्ड फोर्थ फिफ्थ, पहले 2 बरस के लिए तो हो गया। अब 10 बरस में 2 स्प्लिट करते हैं, यानी 2 to 10 years को 2 हिस्सों में स्प्लिट करते हैं। 2 to 6 years एंड 7 to 10 years, 4 4 बरस के। उसमें सर कितनी फीस रहती है रिन्यूअल की पर ईयर इंडिविजुअल सर पर्सन के लिए? फर्स्ट 6 इयर्स के लिए 800, नेक्स्ट 4 इयर्स के लिए 2400, नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए 4800, नेक्स्ट 5 ईयर के लिए 8000। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। इसमें रूल भी लगेगा 80। हम्म, 4 ईयर प्लस है तो 10% बाय इलेक्ट्रॉनिक मीडियम डिस्काउंट रहेगा। एक्सटेंशन 6 मंथ्स का ले सकते हैं फॉर्म फॉर 48 रुपीज। अगर 2 इयर्स के बाद ग्रांट है तो विद इन 3 मंथ्स फाइल करना है एज पर सेक्शन नंबर 142। क्या बात है सर, बहुत बढ़िया सर।
एक ये कौन एक सा बोल एक रहे थे? सर ये रिन्यूअल फीस फाइल करनी होती है, उसके बारे नहीं में नहीं, ये बात कर रहे थे। कौन सर थे? प्रदीप पाल अच्छी सर। तै, अच्छी तैयारी सर की तो। सर हैं टॉपर इस आ, बार के। अच्छा, मैं सभी को इंट्रोड्यूस कर दूं। ओपी अग्रवाल सर, आप ही इंट्रोड्यूस कर लीजिए अपने आप को। ओपी अग्रवाल नहीं सर। नहीं सर, आपका स्टोरी चलिए सर, चलने दो। अब तो सर मैं कंफ्यूज डायरेक्टर रहूंगा। है। अरे सर ऐसा क्या है, सर डायरेक्टर है सर। एक फार्मेसी कॉलेज है ना सर आपकी वहां पर। हाँ हाँ, फार्मेसी कॉलेज भोपाल के अंदर है, उस कॉलेज के डायरेक्टर हैं सर। और सर लास्ट 2 बैच से हमारे साथ में। ओके, सो एवरीवन को इंट्रोड्यूस कर दिया। ओपी अग्रवाल सर आज हमारे साथ हैं। और सर का एकेडमिक्स एक्सपीरियंस सर कितना होगा आपको, 30 बरस, 25 बरस? 25 ईयर्स। 25 ईयर्स का सर के पास एकेडमिक्स एक्सपीरियंस है। क्वेश्चन नंबर 9, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजीव सर, आई वुड लाइक यू, मैं रजत सर की तरह बोलता हूँ, आई वुड लाइक यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। यस यस। A patent was granted, ये हो गया ना, मैं बार बार इसको क्यों पढ़ रहा हूँ। ओके, ये रहा सर। Marco files a patent application in Colombia on 9th January 2021, and thereafter claiming the priority from said application, he files a PCT international application on 9/1/2022। पहले कोलंबिया में उन्होंने फाइल किया 9/1/2021 को, और फिर वहां से पीसीटी एप्लीकेशन फाइल की 9/1/2022 को। मार्को इज इंटरेस्टेड टू फाइल अ नेशनल फेज पेटेंट एप्लीकेशन इन इंडिया। मार्को जो है वो नेशनल फेज एप्लीकेशन फाइल करना चाहता है इंडिया में। द डेडलाइन टू फाइल इन इंडिया वुड बी, कितनी होगी सर, क्या डेट आएगी यहाँ पर? सर 31 मंथ्स आएगा ना। कहाँ से सर 31 मंथ फ्रॉम? फ्रॉम द डेट ऑफ प्रायोरिटी सर, ये 9 अगस्त 2023 9 में। अगस्त 2023। ओके, 21 के बाद 22, 12 महीने, 22 के बाद 23, 24 महीने, और 23। सही बात है सर, 9/8/2023 इज द करेक्ट आंसर। ये परफेक्ट, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया सर राजीव सर आपके पास तो। सर जब यस 48 मंथ वेरी। था शायद। हाँ सर, नहीं नहीं, कभी भी पीसीटी 48 नेशनल मंथ प्राइज नहीं के था। लिए हमेशा से 31 मंथ्स है। हाँ ओ इसके लिए रिक्वेस्ट पड़ी फॉर ग्रेजुएशन में। एग्जामिनेशन का का। वो एग्जामिनेशन तो का अभी था वो। और होते हैं ऐसे ऐसे फ्लक्चुएशंस आएंगे। और एग्जाम के टाइम पे याद रखिएगा, अगर आपसे 3 मार्क की गलती हुई हो ना, 3 या 6 मार्क की, तब तक आप विद इन रेंज है। ये उतनी गलती सभी लोग करेंगे, आप अकेले नहीं हो कि जिससे गलती होगी। तो मैं ये कहता हूँ, सभी से कहता हूँ, एग्जामिनेशन के टाइम पे जब आप बाहर निकले, एग्जामिनेशन देने के बाद जब आप बाहर निकले, तो क्या नहीं करना है? तो उसकी सबसे पहली बात है, क्या नहीं करना है? डिस्कस पेपर बारह वन को बज नहीं देखना है। पेपर 1 को डिस्कस नहीं करना है। कोई भी डिस्कस कर भी रहा है ना, तो अपने कान बंद कर लेना है। पेपर 1 को डिस्कस नहीं करना है। एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद पेपर 2 पे फोकस करना है, हमको रिवीजन कर लेना है एक बार आंखें बंद करके। बट पेपर 1 को डिस्कस नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। आपको ऐसा लगेगा, उसमें एक चीज आपकी डिसएडवांटेज होगी कि अगर पेपर 1 का ही कुछ पेपर 2 में आ गया तो आपको ऐसा लगेगा, डेफिनेटली लगेगा। बट आप याद रखिएगा, वहां पर 90% लोग यही बात कर रहे होंगे, अरे ये तो मुझे आता था, अरे इसमें मेरी मिस्टेक हो गई, अरे ये मुझे आता था फिर भी मैं गलत करके आया। तो 90% यही डिस्कशन होंगे। आपको 10% जो पॉजिटिवली सोच रहे हैं वो कभी होने वाला नहीं है। तो हमें अपनी कैपेसिटी पता होनी चाहिए, हमारी साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, और उसी के लिए ये बेस्ट डिसीजन है कि पेपर 1 खत्म होने के बाद क्या नहीं करना है, पेपर 1 का डिस्कशन नहीं करना है। वो ऐसा दिमाग में रख दीजिएगा। सर सर सही देखा जाए तो पेपर 2 बहुत इजी होता है। एग्जैक्टली सर, मगर पेपर 2 में क्या लिखना है, कितना लिखना है, उसके लिए क्या होता है, हाँ लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब आपकी है हाँ सर। प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस होनी चाहिए।
मेरे मेरा तो 73 आए थे डेली सर। डेली सर, मैं सभी लोगों को, क्योंकि मेरा नेचर है, मैं यहाँ पर सभी लोगों को डिफेंड करता हूँ। डेली मुझे एक चीज बता, यानी कहते हैं रजत सर, सर आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कह लो, मुझे सर अभी सभी की राइटिंग प्रैक्टिस अप टू द मार्क नहीं लगती है। मैं बोलता हूँ हो जाएगी भाई, हो जाएगी। क्या सर हो जाएगी, कैसे हो जाएगी? मैंने बोला ठंड रख भाई, ठंड रख, हो जाएगा। मगर वो मुझे हर बार कहते हैं। तो मैं आपको अभी एक क्वेश्चन भी देने वाला हूँ, जो आपको कल तक लिख के सबमिट करना होगा। और ये ना, ये मैं आपको बहुत डिफेंड करता हूँ रजत सर के सामने सभी लोगों को, तो भाई थोड़ा सा मेरी रिस्पेक्ट कर लिया कीजिए, क्योंकि वो सर गुस्से में है बहुत। और वो सही भी है कि हमारी राइटिंग की प्रैक्टिस थोड़ी सी कम है, तो कर लीजिएगा। ओपी सर, आपका भी नाम लिया है रजत सर ने, आपको भी कहा है कि सर उनका यानी राइटिंग प्रैक्टिस थी उनकी बहुत अच्छी, फिर भी उनसे एक दो बार कहिएगा कि कंप्लीट स्पेसिफिकेशन लिख ले बिफोर द एग्जामिनेशन प्लीज। एक बार यार, रजत सर है बहुत, मीन्स बहुत उम्दा आदमी है, दिल से इतना अच्छा आदमी है ना वो। गए कहाँ आज, है क्या नहीं है वो? आज सर बुलाए क्या शायद उनको? भगवान भगवान करे कि वो लड़की देखने चला जाए। 11 तारीख के बाद हम उनकी शादी मनाए। चलिए, अब मेरे मेरे थॉट प्रोसेस में तो ऐसी चीजें आती है। और कुछ नहीं आता है। चलिए, अब किन किन की बारी आ गई? ओपी सर आ गए, राजीव सर आ गए, अखिल सर आ गए, अर्चना मैडम आ गए, दिनेश सर भी आ गए, गंगाधर सर भी आ गए, गौरव सर भी आ गए, कृतिका मैडम आप करेंगे ये सोल्व? यस सर। यस मैम, यू आर देयर। Nilesh filed a patent application on 24th March 2019, upon which a patent was granted. फिर उसके बाद पेटेंट ग्रांट हो गई, पहले फाइल किया था 24 मार्च को। The fact of grant of patent was published in official journal on 3rd January 2022, यानी डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ ग्रांट हो रहा है ये। Nilesh develops a further improvement of the said invention. अब ये पूरा प्रोसेस मैडम किस तरफ जा रहा है, किस तरफ इशारा कर रहा है हमें? इम्प्रूवमेंट यानी क्या आ सकता है अब यहाँ पर? पेटेंट ऑफ एडिशन 54। परफेक्ट मैडम। अपॉन कंडक्टिंग अ पेटेंट एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर सर्च, पेटेंट लिटरेचर एंड नॉन पेटेंट लिटरेचर सर्च किया है। Nilesh find out that the improvement is novel as compared to his own patent. नीलेश को लगा कि भाई ये मेरा जो इम्प्रूवमेंट है वो नोवेल है। However, the improvement was disclosed in someone else patent application which was published on 23rd January 2022. ये डेट को एक पब्लिश हो चुकी थी। Nilesh is in a position to file the application for patent of addition on 4th January 2023. What should Nilesh do? Nilesh को क्या करना चाहिए? क्या वो फाइल कर सकता है कि नहीं? वो 4th January 2023 को पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना चाहता है, क्या उसे करना चाहिए मैडम या नहीं? कृतिका मैम। 2 में ऑलरेडी डिस्क्लोज है, किसी और की पेटेंट शायद नहीं कर सकते। ओके, तो नहीं, शायद नहीं मैडम, अब शायद का टाइम गया नहीं, ऐसा बोलिए नहीं, जो भी बोलिए एकदम परफेक्ट ये है। गलत भी हो सकते हैं आप, बट फर्म आंसर दीजिए। करेक्ट मैम, हमें उसी तरीके से थॉट प्रोसेस बनानी पड़ेगी। हाँ सर। नहीं हो सकता है, एंड दैट आंसर इज ऑल्सो करेक्ट। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। ए, Nilesh should file an application for a patent of addition as the improvement is novel vis-a-vis his own patent. क्या ये सही स्टेटमेंट है? नीलेश क्या फाइल कर सकता है? नहीं कर सकता है। करेक्ट? नहीं कर सकते। हाँ, तो ये स्टेटमेंट हो गया गलत। दूसरा, Nilesh should not file an application for a patent of addition as his patent application would be devoid of novelty. ये बात सही है। अर्चना मैडम 1 मिनट में आते हैं आपके पास। सी, Nilesh should not file
an application for a patent of addition as the same cannot be filed beyond the expiry of 1 year from the date of publication of grant of a patent. ऐसी कोई नहीं टाइमलाइन नहीं है नहीं एंड नन कुछ ऑफ दी भी अबो भी नहीं है क्योंकि बी ऑप्शन सही दिख रहा है। नहीं है। जी अर्चना मैम। तो मुझे वो वीज का मीनिंग इतना समझ में नहीं आया। मैडम यहाँ पर लिखा है Nilesh should file an application for a patent of addition as the improvement is novel vis-a-vis his own patent। उसके साथ में यानी कंपेयर कर रहे हैं अपनी पेटेंट के साथ, उसको कंपेयर कर रहे हैं। vis-a-vis का मीनिंग ये हुआ। जी मैडम ओके। प्रदीप पाल सर यही हुआ ना, यही लग रहा है। यस सर यही है, विद रिस्पेक्ट टू हिज ओन मेन इन्वेंशन और अदर पेटेंट ऑफ एडिशंस। ये लैटिन वर्ड क्यों यूज करते हैं भाई ये लोग? सर दो चार बहुत यूज करते हैं, ये हो गया, सुमोटो हो पर गया, और से एक पर से से पर से एक वो कुआ कुआडून कुआ साइन पुओ पुओ कुआडूनो क्या बोलते हैं वो लिखते हैं ना। एक दो रजत सर ने प्रैक्टिस पेपर 4 और 5 में भी डाले थे, एक दो वो भी साइन है। साइन कुआडुओ क्या है ये एक सुमोटो वो भी यूज करते हैं। हाँ एक मोटो पर से, चलो ठीक है। मगर वो साइन कुआडुओ ऐसा वो मैडम डरना नहीं है अर्चना मैडम, वो समझ में आ जाएगा जब लिखा होगा ना, तो उसमें इतना वो मुझे अभी भी उसका मीनिंग पता नहीं है, बट वो थोड़ा जब सा पढ़ता हूँ ना मैं कंफ्यूज हो स्टेटमेंट पता जाती आ हूँ, जाता फिर है। इसकी वजह से कंफ्यूज हो जाता है थोड़ा सा। इसमें क्या कंफ्यूज होना मैडम, इसका तो आंसर सिंपल सा यही आता है, बी वाला। इसमें ए को देखना ही नहीं है, बी स्टेटमेंट सही है तो फिर वो गलत ही हो गया अपने आप। सही है। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब किन की बारी? रूबी मैम इट्स योर टर्न नाउ। यस सर। ऐसा आपका आपका नाम लेते हैं ना मैडम तो ऐसा लगता है कि कोहिनूर हीरा हम खरीद के रखे हुए हैं। रूबी ऐसा है, जो कोहिनूर हीरा होता है ना, मुझे तो हीरो का ही पता है, हीरो का ही नाम होता है ना रूबी। रूबी इज मींस वो यस कोई एक सर, हीरा ही रेड होता है ना, डायमंड। रेड रेड डायमंड। डायमंड। हाँ ऐसा लगता है। A post grant opposition is filed against the patent owned by the company Self Life Private Limited. The patentee does not desire to contest opposition or leave his reply and evidence within the prescribed time limit. The patent shall be क्या होगी कि भाई जो पोस्ट ग्रांट ऑपोजिशन है उसमें आंसर नहीं दे पाया कौन? पेटेंटी। तो अब क्या होगा उस Deemed एप्लीकेशन के साथ? deemed to have been revoked. deemed to have been revoked। देखो यहाँ पर भी वो डिम्ड वाला आंसर तो आया था, मगर इजी है क्योंकि पेटेंट है तो क्या हो जाएगी वो? Revoked. रिवोक हो जाएगी। वो आंसर सिंपल है, तो हैव बीन या हैड बीन करने की कोई जरूरत नहीं है। करेक्ट, सही बात है मैडम। कोई आंसर देख रहा है ना, मैं 1 मिनट आंसर देख ली दो, गलती ना। सही है, वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। में होता है क्या एप्लीकेशन? टर्मिनेट होता है मैडम कंपल्सरी लाइसेंस में। ओके। बहुत अच्छा, ये भी पूछ लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। अबेंडेंट कब होगा मैडम? रूबी मैम। सर अबेंडन तो अगर प्रोविजनल टू कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और तब 12 मंथ्स के अंदर अगर फाइल नहीं की तब अबेंडन टू बी अबेंडन, या फिर बहुत एफईआर बढ़िया। का रिप्लाई अगर हमने 6 मंथ के अंदर नहीं दिया तब वो टू मतलब हैव बीन अबेंडन। अगर फर्स्ट अगर अब वो रिप्लाई आ रिक्वेस्ट गया, फॉर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन नहीं किया तो फिर विड्रॉन हो जाएगा और टर्मिनेटेड कंपल्सरी लाइसेंस में हो जाएगा। बहुत बढ़िया ना, बहुत बढ़िया। अमेंडमेंट और एक बार होता है ना, तो फॉर्म 3 का क्या अमेंडमेंट होता है? अबेंडन 44 40 में सेक्शन अबेंडन 40 सेक्शन अबेंडन 44 40 40 40
हाँ, Contravention कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सीक्रेसी डायरेक्शन। 35 और 39, हाँ जी, यस सर। बहुत बढ़िया, आपने तो एकदम पोस्टमार्टम कर दिया। बट मैं तो सिंपल सा इतना आंसर चाहता था कि एप्लीकेशन के जब एप्लीकेशन फेज में कुछ होता है तो वहां पर अबेंडेंट होता है, और पेटेंट फेज में जो कुछ भी होता है वो रिवोक होती है बात। मगर आपने तो पूरा पोस्टमार्टम करके ऐसे सब कुछ स्पेयर पार्ट्स अलग कर दिए बहुत ही अच्छी तरीके से। फॉर्म 3। फॉर्म 3 क्या? कुछ कोई कह रहा था कुछ फॉर्म 3? अर्चना मैडम थे। हाँ नहीं सर, नहीं सर, फॉर्म 3 फाइल नहीं किया तो वो होता है ना, अपोजिशन। हाँ, ऑपोजिशन कहाँ पर आता है, कौन से ग्राउंड में आता है? एच, बहुत बढ़िया। 25 1H, 25 2H। कोई एक तो पर्सन बाकी रह गया, अखिल सर आ गए, अर्चना मैडम आ गए, दिनेश सर आ गए, अमर सर आ गए, मैं गौरव ही सर आ रह गए, गई सर। सारिका मैडम। आप रह जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता है, ऐसा है। जी मैडम। योर क्लाइंट पेट बायो wishes to file a patent application in Indian Patent Office for an invention to which uses a biological material from India। बायोलॉजिकल मटेरियल इंडिया से यूज करते हैं। अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर प्रोटेक्शन ऑफ साइड इन्वेंशन इन द मोस्ट लाइकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये मोस्ट लाइकली क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसका आंसर लिखिए कि कैसे करना है भाई, जो बायोलॉजिकल मटेरियल यूज होता है उस केस में। फर्स्ट है फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, दूसरा है डिपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल इन दी रिकॉग्नाइज्ड डिपोजिटरी, थर्ड है सबमिटिंग परमिशन फ्रॉम अ नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी, फोर्थ पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन, एंड लास्ट में है ग्रांट ऑफ अ पेटेंट। अब मैडम इसको सिक्वेंशियल बनाइए, सबसे पहले क्या आएगा? तो आएगा डिपॉजिट करेंगे हम मटेरियल बायोलॉजिकल और मटेरियल को बिफोर फाइलिंग। डिपॉजिट करना। हाँ अब यहां से ही हमें पता है, हम जब सेक्शन 10 को भी रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई डिपॉजिट कब करना होता है बायोलॉजिकल मटेरियल को? ऑन और बिफोर और फाइलिंग बिफोर पेटेंट फाइलिंग डेट। एप्लीकेशन। हाँ, तो वो है सबसे पहला कि पहले डिपॉजिट करो बायोलॉजिकल मटेरियल को। तो टू बाद में ऑप्शन सबसे पहला आएगा, ये दोनों ऑप्शन हाँ, आ गए। फिर मैडम सेकंड क्या होगा? फाइलिंग और पेटेंट एप्लीकेशन आएगा। फिर आता है फाइलिंग ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। तो 2 के बाद 1, यानी आंसर आ गया आपका बी। तो अब इसका सीक्वेंस सही है। फिर आता है 4। 4 क्या है? पब्लिकेशन ऑफ पेटेंट पेटेंट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन। फिर आता है 3, क्या है? सबमिटिंग परमिशन फ्रॉम परमिशन नेशनल नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी। और फिर आता है 5, ग्रांट ऑफ अ ग्रैंड पेटेंट। ऑफ अब पेटेंट। अब कितने लोगों को ये डाउट है कि सर ये क्या है, ये क्यों बाद में आया? ये डाउट कितने लोगों को है? सर पब्लिकेशन के बाद तो नहीं आना चाहिए वो एनबीए का। रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। कैन सबमिटिंग परमिशन फ्रॉम नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी, सर ये बाद में क्यों आया? ये समझ में नहीं आ रहा, और इसी की वजह से हम इसका सही आंसर गेस नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रेज योर हैंड, जस्ट इन ऑर्डर टू गिव मी द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। मैं यही चाहता था। चलिए, प्रदीप पाल सर, क्या आपको ये चीज पता है नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी की परमिशन कब तक लेनी होती है? नो सर, इसका आइडिया नहीं है। नहीं है, यानी सभी लोग है बिफोर ना? द ग्रांट ऑफ पेटेंट। बिफोर ग्रांट देते हैं सर। ओपी अग्रवाल सर, आप तो सर उसके मास्टर हो, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। आप तो अभी माइक्रो कल्चर उसमें चले जाएंगे, वो तो है। हाँ एनबीए। अब सर ओपी सर, आपके लिए एक क्वेश्चन। सर ये एनबीए में जो इंडियन पर्सन होते हैं, पहले मैं इसका एक ब्रीफ बना दूं फिर आपसे क्वेश्चन करता हूं। एनबीए किसके लिए होता है? रेज लो डाउन योर हैंड्स, आप हैंड नीचे कर सकते हैं। ये जो एनबीए है, नेशनल बायोडायवर्सिटी ऑथोरिटी, वो पर्टिकुलरली जो आपके जो ऐसे मान लीजिए कि आप कोई प्लांट का यूज कर रहे हैं अपने इसमें इन्वेंशन में, तो वो प्लांट खत्म ना हो जाए आपके यूज की वजह से, वो ध्यान में रखता है। मोटा मोटा इन मेरी लैंग्वेज में, लेमन लैंग्वेज में, बहुत आसान भाषा में, कि आप जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं वो
नेचुरल बायोडायवर्सिटी में से निकल ही ना जाए, पूरे एनवायरमेंट में से खत्म ही ना हो जाए, उसको ध्यान में रखता है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। अब ओपी अग्रवाल सर आपके लिए क्वेश्चन कि सर इसकी जो परमिशन लेनी होती है वो परमिशन किस फॉर्म में लेनी होती है? सर शायद फॉर्म बी है इसका। फॉर्म बी, ओके। फॉर्म नंबर पहले था 3, अब है 8, ओके। एंड इंडियन पर्सन को क्या, इसमें दो चीज होती है, इंडियन पर्सन को क्या अप्रूवल लेना होता है या सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है? अगर हम इंडिया के चीज को यूज कर रहे हैं और इंडियन सिटीजन है कोई, तो उसे रजिस्टर करवाना होता है या अप्रूवल लेना होता है? सर वहां से एनओसी आती है। हाँ, एनओसी आती है सर, मगर इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन है ना, अगर वो पेटेंट में कोई एनबीए के प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं तो उनको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है कि भाई मैं ये इंडिया की इस जियोग्राफिकल ओरिजिन की चीज को यूज कर रहा हूँ, सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है बिफोर ग्रांट। एंड जो बाकी के पर्सन होते हैं जो बाहर के फॉरेन वाले, उनको रजिस्ट्रेशन लेना होता है, अप्रूवल। अब अप्रूवल लेना होता है। अब मैं थोड़ा सा इस पे मैंने 2-3 दिन मैंने सर्च भी किए थे, मुझे लग भी रहा है कि यहाँ से आएगा। छोटी छोटी बात बताऊंगा, ज्यादा नहीं। प्रदीप पाल सर, बहुत छोटी क्रक्स बता दूंगा, जो मैंने अभी तक बोली वो चीजें क्रक्स है इसकी, और उसको प्रूव करने के लिए अभी मैं आपके सामने सारी फैक्ट प्रोड्यूस कर रहा हूँ। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी, यहां पर अगर हम जाएंगे तो ये इसका होम है। मोदी जी वाला आ रहा था ना थोड़ा important। प्लीज यूज दिस स्टेप टू गिव जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट योर रजिस्ट्रेशन फाइल पेमेंट। ओके, ये तो फिर पेमेंट पे आ गया। मोदी जी वाली वेबसाइट किधर गई? हाँ, हाँ। अब यहाँ पर लिखा हुआ इम्पोर्टेंट नोटिस टू स्टेक होल्डर रिगार्डिंग फाइलिंग ई फॉर्म्स पर्टेनिंग टू आईपीआर एप्लीकेशन अंडर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023। इसमें जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर वो लिखा हुआ है कि पहले ये फॉर्म नंबर 3 था जो फाइल करना था, बट अब है फॉर्म नंबर 8 एंड फॉर्म नंबर 7। देखिए लिखा है कि it has to come to this office attention that many of the stakeholders are incorrectly filing form number 3। पहले वो फॉर्म नंबर 3 फाइल करते हैं, यहाँ पर एनबीए का फॉर्म नंबर 3 है, इंस्टेड ऑफ फॉर्म नंबर 8 एंड फॉर्म नंबर 7। अब आ रहा है फॉर्म नंबर 8 या फॉर्म नंबर 7। अब किसको फॉर्म नंबर 8 फाइल करना है और किसको 7, वो बता देता हूं। फॉर्म नंबर 3 की जगह पर है फॉर्म नंबर 7, किसके लिए? एप्लीकेशन फॉर सीकिंग प्रायर अप्रूवल on the National Biodiversity Authority before grant of intellectual property rights। ये किसके लिए है? For a person covered under section 3(2) of the act। यानी ये ऐसे पर्सन है जो इंडियन सिटीजन नहीं है। अब जो इंडियन सिटीजन है उनको क्या करना होता है, देखिएगा यहाँ पर फॉर्म नंबर 8 फाइल करना होता है, एप्लीकेशन फॉर अ रजिस्ट्रेशन with the National Biodiversity Authority before the grant of intellectual property rights। लिखा हुआ है देखो, before the ग्रांट से पहले ये करना होता है। बस इतना याद रख लो। क्या याद रखना है आपको? एनबीए जब भी वर्ड आए तो एनबीए इज नॉट आईडीए, इंटरनेशनल डिपोजिटरी अथॉरिटी नहीं है ये है नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी। और इसकी परमिशन या इसका रजिस्ट्रेशन ग्रांट से पहले होता है। यानी आपको लिखा हुआ आएगा, किस में आएगा? एफईआर में आएगा कि भाई आपने एनबीए का परमिशन लिया कि नहीं लिया। तो एनबीए का परमिशन लेना या नहीं, उसमें दो चीज होगी, या तो अप्रूवल लेंगे आप या फिर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन कौन करवाएगा?
अगर आप जो चीज यूज कर रहे हैं वो चीज इंडियन ओरिजिन की है तो और आप भी इंडियन सिटीजन है तो आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना है, आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, और उसके लिए फॉर्म नंबर 8। और अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं है या फिर आपने स्पीसीज बाहर के यूज किए हैं जो इंडियन ओरिजिन के नहीं है, तब जाके आपको फॉर्म नंबर 7 यूज करना है और आपको एनडीए की अप्रूवल लेनी है। इज दैट क्लियर? ये छोटी सी बात मैंने आपको समझाई, शायद एनहांस हुआ होगा आपका नॉलेज, या क्या हुआ, आप कंफ्यूज हुए, एनहांस हुआ? बताइए आपकी फीलिंग्स। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे, 11 बज चुके मैं हैं। समझा, इंडियन होगा तो रजिस्ट्रेशन करना है एंड फॉरेन होगा तो सिर्फ अप्रूवल। फॉर्म 6, 7 एंड 8। फॉर्म सिर्फ 7 या 8? फॉर्म नंबर 8 इंडियन सिटीजन के लिए है और फॉर्म नंबर 7 बाहर वालों के लिए। ओके। और अगर आप चैट जीपीटी या जेमिनी या कुछ भी ये यूज कर रहे हैं ना, जीपीटी जिसको कहते हैं, उसको यूज करके आप पूछोगे ना कि भाई कौन सा फॉर्म फाइल करना है एनडीए के लिए, तो वो आपको फॉर्म नंबर 3 पे ही लेके जाएगा। तो जीपीटी यहाँ पर गलत होती है, तो ध्यान में रखिएगा। ये आपको अंदर जाके उसके जो ये अमेंडमेंट है वो खोल के आपको पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रजिस्ट्रेशन किस फॉर्म से होता है या फिर अप्रूवल किस फॉर्म से होता है। फीस कितना रिकॉर्ड किया सर? सर फीस है इसकी 500 रुपीज नेचुरल पर्सन के लिए, फॉर्म नंबर 8 की। ओके, वो 7 का भी वही है? आप 7 का सर ज्यादा है, 10,000 रुपये है, वो अप्रूवल के लिए है। ओके। और सर आप भी एक बार आपने भी कहा था कि वो अरे पेटेंट सर मैं एजेंट से कर आप ही नहीं वेरीफाई। पाया, मेरी तबीयत ही बस आज सर कुछ जाके थोड़ा बहुत रिलीफ हुआ नहीं है। सर, एकदम मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर ये वेरीफाई हो जाए और एक बार वेरीफाई हो जाए तो क्या, अगर कुछ मेरे में कमियां हो तो उसे भी हम सोल्व कर लें। वैसे तो नहीं है, मैंने सारी चीजें एज पर सारी मीन्स सर्च करके ही बताया है, ऐसा नहीं जी है, जी। बट हो भी सकता है ह्यूमन एरर्स जो छोटी मोटी। तो कैसा रहा आज का सेशन, क्या आपके फीडबैक है? मुझे थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट मिले, छोटी सी तारीफ कर दीजिए या फिर छोटा सा इम्प्रूवमेंट कह दीजिए, ताकि हम इसी चीज को और, तारीफ तो ठीक है मैडम, क्या मगर इम्प्रूवमेंट क्या करना चाहिए, क्या चीज आपको कमी लगी जिसको हम और नेक्स्ट टाइम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? सही है, तो मुझे अपनी तारीफ ज्यादा सुननी पड़ेगी रजत सर के पास से ही, भाई तू देख और मुझे बता क्या इम्प्रूव करना है। प्रदीप पाल सर, आज का व्हाट? सेक्शन भी हो रहा है सर, तो अच्छा है ये, मतलब मेथड। तो होता है, चलिए तो और एक फिर लास्ट। इधर उधर के भी जैसे ऑप्शन से करेंगे, जो गलत ऑप्शन है तो उससे भी हाँ उल्टा ये हो रहा है ना कि ये गलत क्यों है, तो फिर वो अलग सेक्शन में जा रहा है, तो वो भी सेक्शन रिवाइज हो रहे हैं साथ साथ। जी 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 जी। ये सर तो नया एक सीखने छोटा मिला सा, ना, 7 और 8 फॉर्म नंबर हाँ रूल। जी सर सही है। तो एक छोटा सा एक 5 मिनट का टाइम देते हैं अगर आप, तो हमें एक करना चाहता हूँ फॉर्म्स का रिवीजन। मैं सभी से पूछूंगा बारी बारी, आपको वो फॉर्म बताना है और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसकी फीस या रिलेटेड सेक्शन या रूल बताना है। करेक्ट, चलिए स्टार्ट करते हैं। अ, गंगाधर सर, फॉर्म नंबर 1 ऑफ द डिजाइन एक्ट। सर ये एप्लीकेशन का है, इसकी 1000 फी है एंड रूल इसमें एप्लीकेबल है फॉर्म 1 के मतलब फॉर्म 1 में ओवरऑल, सेक्शन 5 में 11 to 21। बहुत बढ़िया। अर्चना मैडम, फॉर्म 2 डिजाइन एक्ट। ओपी अग्रवाल सर, फॉर्म 2 डिजाइन एक्ट। अर्चना मैडम आप अनम्यूट नहीं हुए, म्यूट है आप। ओके, ओपी सर। फॉर्म टू अर्चना मैडम ही देंगे आंसर। जी जी अर्चना मैडम। सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या? सब्स्टिट्यूशन के लिए, सब्स्टिट्यूशन है सेक्शन 8। हाँ नहीं, बढ़िया है। नया फीस बराबर है। फीस फीस रूल हाँ 16 है एंड फीस 500। बहुत बढ़िया मैडम। आप कंफ्यूज, ये अब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अब ये नहीं, कंफ्यूजन नहीं चलता है, कंफ्यूजन। हाँ? कर लीजिए एक बार। ओके। हाँ। ओपी सर, आपको याद है डिजाइन अभी छुआ है आपने कि नहीं छुआ है? नहीं छुआ सर, बिल्कुल भी। ओके, चलिए सर राजीव सर। सर एक जी हाईलाइट और सर। कर दीजिए, फॉर्म फॉर्म 2 में ना एक्चुअली मेंशन लिखा है सब्स्टिट्यूशन के लिए रूल 18 है, बट फॉर्म 2 जब देखते हैं ना तो वहां पे भी लिखा है जॉइंट एप्लीकेंट के लिए है। अगर डिजाइन हाँ एप्लीकेशन आप और मैं दोनों फाइल कर रहे हैं
तो फॉर्म हाँ 2 भी लगाना पड़ेगा और उसके 500 रुपये भी देने पड़ेंगे। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। एज ए परफेक्ट ज्वाइंट सर, एप्लीकेंट, यस सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यानी एक से ज्यादा अगर एप्लीकेंट भी है तो उस केस में भी फॉर्म 2 लगेगा, दैट यू वांट टू कन्वे सर, करेक्ट इफ आई एम यस नॉट सर, रॉन्ग। हाँ, ये मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि उसके टाइटल पे यही लिखा था फॉर्म के। सर पैसा अब तो नहीं ये देते सर हम। अंडरस्टैंडिंग, हाँ सर, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग तो गलत है सर, क्योंकि ये जब हम 5-7 लोगों के नाम लिखते हैं वो एक ही साथ लिखते हैं नहीं बट उसमें सर, उस पे टाइटल पे यही लिखा है, सब्स्टिट्यूशन ट्रू, और जॉइंट एप्लीकेंट। ट्रू, इसको भी करेंगे सर कि जॉइंट एप्लीकेंट, मगर वो जॉइंट एप्लीकेंट आपको सब्स्टिट्यूट करना है। मान लीजिए कि आप अकेले एप्लीकेंट हो, मान लीजिए कि ओके, आप अकेले एप्लीकेंट हो, आपने फाइल कर दी एप्लीकेशन को, अगर आप किसी को अपनी एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हो तो कैसे करोगे? ओके, सब्स्टिट्यूशन फॉर्म 2। ओके, हाँ, तो वो भी जॉइंट एप्लीकेंट ही हुआ ना सर, आपके साथ में इक्विवेलेंट ओके, पार्टनरशिप पे है, तो लाइक वाइज है ओके, कंडीशन। ओके। ओके, परफेक्ट, चलिए। गंगाधर सर हो गए, अर्चना मैडम हो गए, ओपी सर, राजीव सर फॉर्म नंबर 3, सर एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट, एक्सटेंशन ऑफ कॉपीराइट, रूल नंबर, फॉर्म सेक्शन नंबर, सेक्शन 11 सर। फीस। फीस सर 2000 रुपीज। बहुत बढ़िया। गौरव सर फॉर्म नंबर 4, सर ये है रिस्टोरेशन फॉर लैब्स डिजाइन। रिक्वेस्ट फॉर रिस्टोरेशन, सेक्शन नंबर सेक्शन सर 12। एंड फीस। फीस सर 1000। रूबी मैम 5, यस सर। सर इंस्पेक्शन के लिए ऑफ रजिस्टर्ड डिजाइन। रूल नंबर, सर रूल तो याद नहीं है, सेक्शन याद है, 17। 27, रूल नंबर 27, ओके सर। और उसकी फीस 500 रुपये। अखिल सर 6, सर 6 है, जब इंफॉर्मेशन निकलवानी हो रजिस्टर के लिए, जब आपको उसका डिजाइन नंबर वगैरह पता हो एज पर पता है सर। सेक्शन 18। सेक्शन 18, जी, बहुत बढ़िया। एंड फीस फीस है इसका सर 500। 500, बहुत बढ़िया सर। दिनेश सर 7, तो जब डिजाइन नंबर ना पता हो। डिजाइन नंबर ना पता हो तब, जी। और फीस, सेक्शन एक एंड हजार फीस। 1000 सेक्शन 18। ओके, साक्षी मैम 8, तो याद नहीं आ रहा। 6 7 के बाद 8, 17 18 के बाद 19, सेक्शन नंबर 19। हाँ सर, सर कैंसलेशन का, हम्म तो कैंसलेशन का इसकी 1500 फीस होती है सर, 19 सेक्शन। हम्म याद, आपको ये समझ में आया मैंने किस तरीके से आपको समझाया? उसी तरीके से आपको रीजनिंग करनी थी। अब एग्जाम में भी याद ना आए तो इसी तरीके से आपको रीजनिंग करनी पड़ेगी। हाँ, उस तरीके से जी माइंड को ट्रेट कीजिएगा। प्रदीप पाल जी सर सर। 9, एग्जीबिशन 500 रुपीज, कोई रूल नहीं है, फाइलिंग विद इन 6 मंथ्स करना होगा। सेक्शन तो कह सकते हैं ना सर। हाँ, सेक्शन नंबर रहेगा इसका 21। परफेक्ट। सारिका मैम 10, असाइनमेंट एग्रीमेंट रजिस्ट्रेशन हाँ, करने के लिए। असाइनमेंट का एग्रीमेंट, हम्म जी। हम्म। सेक्शन 30। एंड फीस, फीस 500 रुपीज, रूल 32। और 31 सब्सिक्वेंट क्लास 32। के लिए 200 रुपीज, पहले हाँ क्लास के लिए 200। 500 रुपीज। हाँ जी, गंगाधर सर 11, यस सर। 11 फॉर्म नंबर 11, डिजाइन। सर वो फाइल करते हैं अगर प्रोप्राइटर को मतलब चेंज करना होता है बिफोर प्रोप्राइटर या एक्सटेंशन। पार्ट प्रोप्राइटर का नाम। सेक्शन, यस सर। सेक्शन सेक्शन सर, सर वो एक्सटेंड, सर ये आता है सर सेक्शन 12 में। और सेक्शन फिर 30 में, 30। ये सर प्रोसेस फॉर रिस्टोरेशन। हाँ, सेक्शन 30 रिस्टोरेशन कहाँ पर सर? रिस्टोरेशन में तो एक केस ऐसा है कि अगर हुआ है तो वो
रिस्टोर करने की एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट मेन इसका कनेक्शन है सेक्शन 30 एंड रूल नंबर 33, और फीस है इसकी 500 एंड 200। गंगाधर सर थोड़ा सा एडिशन ऑफ नेम और चेंज ऑफ नेम फॉर्म एडिशन 11 ऑफ नेम, हाँ प्रोपराइटर या पार्ट प्रोपराइटर का नाम ऐड करवाने के लिए। जी सर सही बात है 533 सर। जी। अर्चना मैम 12। वो मॉर्गेज एंड लाइसेंसिंग सेक्शन 30 में लाइसेंसिंग 33 500। बहुत बढ़िया। राजीव सर 13 13 तो जो मॉर्गेजी और लाइसेंसी के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, जैसे वो उसको ऐड करने के लिए, या फिर अदर कोई भी जहां पर राइट्स हैं कोई भी पर्सन का, यूजर का, उसको ऐड करवाने के लिए, वहां पर भी रूल नंबर सर एंड सेक्शन कौन सा? 33 रूल नंबर एंड सेक्शन 30 500 200। गौरव सर 14 नंबर का फॉर्म। गौरव सर सर 14 याद नहीं आ रहा। सेक्शन नंबर 28 किसके लिए है सर? 28 क्लास हम्म क्लरिकल एरर को करेक्ट। उसके लिए कौन सा फॉर्म है? 40। ओके सर। करेक्ट सर। 500 रुपीज। रूबी मैम 15। 15 सर सर्टिफिकेट के लिए उसके अगर सर्टिफाइड सर्टिफिकेट कॉपीज सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ द अदर डॉक्यूमेंट्स। सेक्शन कौन सा है यहाँ पर मैडम? 26 सर 26 रूल नंबर 41 क्या बात है, बहुत बढ़िया मैडम। एंड फीस 500 रूबी मैडम का कॉन्फिडेंस अच्छा है इस पर। नाइस वन मैम, ये एक्सपेक्टेड नहीं था, मुझे लगा कि आप यहाँ पर रुकोगे, मगर आपने सही आंसर दिया। मीन्स योर प्रिपरेशन इज इन टेस्ट। सर 16 अखिल सर। सर वो क्लेरिकल एरर के लिए 29 है सेक्शन। ओह माय मिस्टेक। गौरव सर प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट। सेक्शन नंबर 29 28 में तो वो कंट्रोलर की सारी नहीं, वो पब्लिकेशन नहीं होगा, वो बात है। हाँ करेक्ट मैम? प्रोहिबिशन है। हाँ प्रोहिबिट है। प्रोहिबिशन ऑफ पब्लिकेशन। माय मिस्टेक मैम। थैंक्स फॉर द करेक्शन। बी एक्टिव लिसनर लाइक सारिका मैम। सो थैंक यू वेरी मच। ओके अखिल सर सेक्शन फॉर्म नंबर 16। सर वो सेक्शन 17 में सर्टिफिकेट वो रजिस्टर डिजाइन के लिए। जी सर्टिफिकेट नहीं सर, सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन सीट एंड एप्लीकेशन। एप्लीकेशन ठीक है जी 500। दिनेश सर 17। हो गया था मैं तो, रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर सर। क्या बात है, देखो आप सो के भी आपने सर माइंड एक्टिव है आपका। मुझे इसलिए आपके साथ जब आपको देखता हूं तो मुझे सुभाष चंद्र बोस याद आते हैं, और ये याद आ रहा है, मैंने मजे आपको लेने कहा था शुरू ना। कर दिए सर आपने। नहीं सर मजे नहीं सर। आप अगर कैमरा ऑन करके दिखा दे अपना फेस, तो मैंने आपको क्या कहा था? सुभाष चंद्र बोस कहा था, या फिर मैंने कहा था आपको सर है ना, लगते हैं दिनेश सर, लगते हैं अपने ये वो कौन होते हैं ये अपने जो जो जिन्होंने संविधान बनाया था, आम्बेडकर सर जैसे लगते हैं। सर आम्बेडकर जैसे लगते हैं, और उनकी मेमोरी ऐसी है कि एक बार पढ़ लिया तो वो कभी भी वैनिश नहीं होती है। वो आपकी मेमोरी है इनके जैसी, अपने विवेकानंद जी जैसी। चले गए क्या? ऐसे ही चले गए। चल साक्षी मैम 17 के बाद 18। हेलो सर। यस मैम। सेकेंड सर, ध्यान नहीं आ रहा है सर। है ना, प्रदीप पाल सर है। अखिल सर बताइए 18 किसके लिए? एक्सटेंशन ऑफ टाइम कौन सी जगह पर यूज होगा? 19 में होगा। 19 में नहीं होगा मैडम, वो 19 में जो एक्सटेंशन ऑफ टाइम है वो एनलार्जमेंट है, वो एक्सटेंशन नहीं है। हाँ ओके 18 सर, फॉर्म नंबर 18 का यूज कहाँ पर होगा अखिल सर? 44 हाँ 5 में, चलो 44 में
जो हाँ सर्टिफाइड कॉपीज डालनी होती है कन्वेंशन एप्लीकेशन के साथ, उसके लिए फीस क्या है उसकी 200 रुपये पर मंथ। 200 रुपये। बट 5 में किस तरीके से, 5 में भी है यूज, 5 में किस तरीके से यूज है फॉर्म नंबर 18 का? रूल 18 से ही है सर ये, रूल 18 से ऑब्जेक्शन को, हाँ ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए 3 मंथ। इनकम्प्लीटनेस को 6 मंथ में कंप्लीट करना होता है, उसमें भी आप 3 मंथ का एक्सटेंशन ले सकते हैं एक्सटेंशन, रूल हाँ। नंबर 18 से। बहुत बढ़िया मैडम जी। प्रदीप पाल सर 19। ऑब्जेक्शन 100 रुपीज फीस रूल सेक्शन नंबर 31 और रूल हाँ जी नंबर 39 या 40 के 39 अंदर आता है। 39 40 के अंदर आएगा। हाँ 40 के अंदर है। 40 के अंदर 39 है। में तो पहली प्रोसीजर है, 14 है अंदर है। और हाँ फिर 14 डेज के अंदर अंदर उसका सारे एविडेंसेस भी सबमिट करने होते हैं, ये भी लिखा है यस रूल नंबर यस 14 में। हाँ। अखिल सर ये अपने 19 के बाद 20 सर हियरिंग अटेंड करने के लिए फीस सर फीस 500 रुपए है इसका। जी। हम्म, सेक्शन या रूल बताएंगे? सर हियरिंग में है इसमें ये 31 में भी वो सर 31 में भी जा सकता है ये हाँ 20 सभी में जा सकता है, कोई एक बता दीजिए। सेक्शन 31 19 रूल 29। रूल 19 तो में वही होगा 29, रूल तो 29 होगा, बाकी से सारी चीजें घूमती रहेगी। रूल में तो एक ही में हियरिंग 29, करेक्ट। 40 में भी है सर। 40 में हियरिंग कहाँ है सर? 39 40 में भी है ये। 19 में क्या? भी है। 40 में रेफरेंस नहीं नहीं दिया है नहीं नहीं, इसका। बट रेफरेंस तो 29 का ही लेंगे ना सर। ओके हियरिंग में रेफरेंस तो वहीं का ही रहेगा, जैसे कैसे पेटेंट एक्ट ओके में रूल नंबर 57 to 63 लेते हैं, ओके। लाइक ओके। गंगाधर सर 21 यस सर। फॉर्म नंबर 21 किसके लिए डिजाइन में? सर एक्सटेंस नहीं नहीं, वो सर उसके एग्जीबिशन के लिए सर। अरे सर आप पेटेंट एजेंट बनोगे तो फिर आपका नाम और आप कैसे ऑथोराइज पीओए करोगे अपने आप को? पीओए पावर ऑफ अटॉर्नी। तो सॉरी सर। सर सॉरी क्या बात है, ये तो रिवीजन इसीलिए तो कर रहे हैं यानी याद आ जाए, कोई बात नहीं है सर सॉरी की। पावर ऑफ अटर्नी के लिए है डिजाइन में। सर डिजाइन में अगर आप पावर ऑफ अटर्नी एट द टाइम ऑफ फाइलिंग देना भूल गए तो कितने महीने में दे सकते हैं? सर वो विद इन 3 मंथ सर। विद इन 1 मंथ इन केस ऑफ डिजाइन, विद इन 1 मंथ इन केस ऑफ पेटेंट, विद इन 3 मंथ्स। सर ये 1 मंथ वाला पॉइंट कहाँ लिखा है? एक दिन दीजिएगा, मैं शायद मेरे आपको। नोट्स में कहीं है नहीं 1 मंथ, पर पेटेंट सर वाला तो अगर है 3 मेरे मंथ। दिमाग में है ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि मैंने डिजाइन में कुछ फाइल किया और मुझे कंट्रोलर ने कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर ओके दे दो, तो मैं अपनी टाइमलाइन बिठा देता हूँ वहां पर। वो ओके मेरा माइंडसेट है। ओके, बट डिजाइन में 1 महीना है, इसमें 3 ओके महीने है। किसमें? पेटेंट पेटेंट में में। पेटेंट में पेटेंट 3 में। महीने। अब वो कैसे हाँ है, वो एक दिन दीजिए, मैं इसका प्रूफ लेके आऊंगा आपके साथ, हाँ फॉर श्योर। बट नाइस क्वेश्चन सर, ये डिटेलिंग मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये कहाँ पर है आपको, यानी सारी डॉक्यूमेंट्स आपके दिमाग में है बैठे हुए। मैं भी उसी तरीके का पर्सन हूँ कि कुछ होना चाहिए रेफरेंस। ओके राजीव सर 22 चलो नेम और एड्रेस चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए फीस ऑल्टर करने के लिए फीस सर है 200 रुपीज। एंड सेक्शन 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 नंबर 10 सेक्शन 10 रूल नंबर 30 आई थिंक सो 31 30 31। ओके 31 जी। अखिल सर आपने कुछ रेज हैंड किया था, कुछ आप बताने वाले थे? नहीं सर यही बताने वाला था मैं। सेक्शन 10 to 31 फीस 200 और 23 फिर उसका वो डबल एड्रेस वाला जो है मतलब बस हो गया। हाँ रूबी मैम फॉर्म नंबर 23 सर डबल एड्रेस अगर लिखवाना है रजिस्टर में तो फीस ये 200 रुपीज। 200। परफेक्ट। और यही चीज पेटेंट में कौन से रूल में है? एडिशनल एड्रेस या डबल एड्रेस? 94 94। हाँ सर 94 फॉर्म 20 प्रदीप पाल सर ओके बहुत भयंकर तैयारी है। रूबी मैम डिस्करेज मत होइएगा, आपकी प्रिपरेशन इंटेक्ट है, मींस आई एम सेटिस्फाइड विथ योर आंसर्स। ओके
अब बस मैडम 2 मिनट, अर्चना मैडम 2 ही मिनट बस, खत्म हो रहा है। 24 अखिल सर। सर है ही नहीं सर 24 को, है 24 राजीव सर 24। सर स्मॉल एंटिटी के लिए। स्मॉल एंटिटी को लिखवाने के लिए फीस उसकी सर फीस सर है इसकी सर नो फी। नो फीस। 0। 2 ही फॉर्म ऐसे जिसकी कोई फीस नहीं है। एक है अपना फॉर्म नंबर 21, तो पावर ऑफ अटर्नी के लिए है एंड पावर ऑफ अथॉरिटी के लिए, एंड दूसरा ये फॉर्म नंबर 24 जिसका कोई फीस नहीं है। तो बस आज ये हुआ है, कल हम पेटेंट के भी इसी तरीके से फॉर्म्स को भी रिवाइज करेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन। थोड़ा सा 5-10 मिनट लगेगा, बट इससे भी बहुत एक अच्छा सा दिमाग चलता है इस तरीके से भी। अगर अच्छा लगा है तो थम्स अप दे दीजिए वापस एक बार, फिर इस सेशन को एंड करते हैं। हाँ हेलो सर। जी सर सर। एड्रेस चेंज कराने के लिए 94 जो बोला था, तो वो तो टर्मिनेशन की बात करता है, कंपल्सरी लाइसेंस। नहीं, सेक्शन नंबर 94 नहीं सर, रूल नंबर 94। ओके। रूल नंबर 94 सब क्लोज 3 फॉर एडिशनल एड्रेस आफ्टर ग्रांट ऑफ अ पेटेंट इन पेटेंट रजिस्टर। देख लीजिएगा। ओके सर, उसकी फीस है 800 रुपये पेटेंट में, यहाँ पर है 200 रुपये डिजाइन में। एक क्वेश्चन बचा मेरे लिए कि ये जो 1 महीने का मैंने जो स्टेटमेंट कहा है वो कहाँ से आया, वो मुझे बताना है। उसके अलावा कोई एक्सपेक्टेशन मेरे से या कुछ क्वेश्चन मुझसे? आई थिंक नो क्वेश्चंस। सर एक बार वो 138 का किया था ना, वो 3 इयर्स का, फाइनेंशियल इयर्स का एक करके लिया। फॉर्म नंबर 27। हाँ फॉर्म नंबर 27 का आपको एक बार फिर से रिवीजन चाहिए, कर लेंगे मैडम। हाँ कल कर ले। वो टाइमलाइन से वो 3 मंथ्स में हम लोगों ने क्वेश्चंस दिए थे, आपने वो लिखे थे उस टाइप का थोड़ा। मैं कोई क्वेश्चन दूं आपको, इस तरीके की केस स्टडी दूं? हाँ तो फिर वो लिखने में इजी भले चले। मैडम, मैं फॉर्म नंबर 27 से रिलेटेड एक केस स्टडी कल तक पोस्ट कर दूंगा ग्रुप में। सर जी सर। सर इस बार अमेंडमेंट क्या क्या हुए? एक तो सीआरआई का हुआ है। सीआरआई एंड पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट, दैट्स इट। एंड ये हुआ फॉर सेक्शन 4, 3 हुए, 3। सेक्शन 4 पेटेंट एजेंट मिसकंडक्ट एंड सीआरआई। सेक्शन 4 में क्या हुआ सर? सेक्शन 4 में अब न्यूक्लियर एनर्जी को पेटेंटेबल माना गया है, न्यूक्लियर ऐसे इन्वेंशंस को, तो वो मगर वाला उसमें 3 चीज। पब्लिश हो गया सर वो अमेंडमेंट? हाँ पब्लिश हो गया सर। ओके, उसी से क्वेश्चन बनेंगे क्योंकि सर बहुत। हाँ सर, तो वो रजत सर एंड मेरी और रजत सर की आप लिंक्डइन प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए सर। वहां पर सारे ये रजत सर में डीपली मिलेगा आपको नॉलेज। मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हल्के हल्के क्वेश्चंस डालता हूँ, तो बस मिल जाएगा सर वहां से आपको। रजत सर गए कहाँ हैं सर? कल आएंगे वो? आएंगे सर, 100% आएंगे। ठीक ठीक। जी, मिलते हैं सर। जय हिंद, हैव अ नाइस डे। हेलो सर। जी सर। सर इस संडे को एग्जाम है? क्या आप चाहते हैं? हाँ सर, होना तो चाहिए। तो बस भेज देते हैं। आप चाहते हो तो फिर हम कौन मना करने वाले होते हैं। हमें तो लगता है कि अब ये डिस्कशन हो, अब ये एग्जामिनेशन का माहौल नहीं है हाँ सर। सर अब एग्जाम है। हो गया आपका, अब ये रिविजन्स हो, ये जो चीजें कर रहे हैं हम उसमें टाइम हम ज्यादा इन्वेस्ट करें, दैट वुड बी मच फ्रूटफुल। मगर आप चाहते हैं एग्जामिनेशन तो आपको पेपर भी दिया जाएगा, आप दोनों चीज करिएगा। ये सेशंस तो ऐसे चलेंगे ही चलेंगे, साथ में एग्जाम भी दीजिएगा। सर राइटिंग की डेली एक आधा छोटी मोटी केस स्टडी 10 मार्क्स या मैं फिर 30 अभी मार्क्स सर वाली। एक ड्रॉप कर रहा हूँ, मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ। एक मेरा है ही आज टास्क कि मैं आपको एक देने वाला था, मैंने कहा भी है, मैं अभी ड्रॉप कर रहा हूँ सर एक केस हाँ सर, स्टडीज। वो डेली एक कोई भी मतलब चलेगा, कोई भी एक दे दीजिए। ओके, वैसा कर लेते हैं सर। मैं हैबिचुअल रहेगा, वो हाथ चलने की आदत बनी रहेगी। जी, अंडरस्टूड सर, एंड आई विल डू दैट अकॉर्डिंगली। ओके सर, ओके मैं एक टाइम नोट करके उस टाइम पे ही पोस्ट करूंगा। तो शायद मैं अभी पोस्ट नहीं कर रहा हूँ, कल सुबह कर दूंगा 9 बजे, तो हाँ एक सर। फिक्स हो जाए मेरा कि वो 9:30 बजे आपको एक केस स्टडी मिलने ही वाली है लाइकवाइज। हाँ सर, और उसमें वो भी मतलब अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जिस मार्क्स पर्सपेक्टिव से आपने डाली है ना,
तो आप उसमें टाइम हम्म। भी डालिएगा कि ये 40 मिनट्स में कंप्लीट करनी है आपको, ये 10 में करनी है, जी 15 में। जी 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 दैट विल बी टाइम वेरी बेटर। मैं दोनों चीजें डालूंगा, टाइम भी और कितने पेज में लिखना है वो भी, हाँ हाँ सर, क्वांटिटी हाँ एंड यस सर, क्वालिटी। ओके यस सर, सर। अंडरस्टूड। ओके, थैंक यू, थैंक चलिए मिलते हैं, 9:30 बजे मैं डाल दूंगा कल सुबह। तब तक के यू। लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे। क्योंकि अब लोग सभी लोग सो गए होंगे तो शायद ना भी देखें। हाँ सर, थैंक यू सर, जय हिंद। जय हिंद।